बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू डियर स्टूडेंट? आई एम मंसूर अहमद विद वर्ल्ड केमिस्ट्री। तो चलेगा, आज स्टार्ट करते हैं अपना एक और टॉपिक आज कौन सा है डियर स्टूडेंट्स? E1 रिएक्शंस है। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने क्या पढ़ा था? E2 रिएक्शंस को डिटेल के साथ स्टडी किया था। तो आज हमारा टॉपिक कौन सा है? E1 रिएक्शंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं E1 रिएक्शंस को। E1 रिएक्शंस देखिए डियर स्टूडेंट्स, E1 रिएक्शंस का दूसरा नाम क्या है? यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शंस। यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शंस क्यों कहते हैं E1 रिएक्शंस को? आज हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ई से मुराद क्या है डियर स्टूडेंट्स? ई से मुराद एलिमिनेशन है। ई मीन्स एलिमिनेशन। और वन से मुराद क्या है डियर स्टूडेंट्स? वन मीन्स यूनिमॉलिक्यूलर। वन से मुराद यहाँ क्या है डियर स्टूडेंट्स? यूनिमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर किस चीज को शो करता है? इट शोज दी मॉलिक्यूलरिटी। ये मॉलिक्यूलरिटी को क्या करता है डियर स्टूडेंट्स? शो करता है। तो E1 रिएक्शंस क्या है या मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होता है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका डिफिनेशन लिखेंगे। डिफिनेशन के बाद फिर क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स? उसी तरह बिल्कुल हम लोग क्या करेंगे? इसका रिएक्शंस वगैरह पढ़ेंगे। तो डिफिनेशन क्या है E1 रिएक्शंस का? E1 रिएक्शंस जो है बुनियादी तौर पर ये टू स्टेप मैकेनिज्म कंसिस्ट, जो मैकेनिज्म है इसका टू स्टेप पर कंसिस्ट है। और इस जो E1 रिएक्शंस है इसके अंदर क्या बनता है डियर स्टूडेंट्स? कार्बोकेटाइंस बनता है। जो E2 जो रिएक्शंस था प्रीवियस वीडियो के अंदर जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे वो क्या था? वो E2 वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्टेप मैकेनिज्म था। और उसी सिंगल स्टेप मैकेनिज्म के अंदर क्या बन रहा था डियर स्टूडेंट्स? ट्रांजिशन स्टेट बन रहा था। लेकिन आज क्या है कि ये जो E1 रिएक्शंस है इसके अंदर बुनियादी तौर पर अल्काइल एलाइड के केस में दो स्टेप क्या है डियर स्टूडेंट्स? मैकेनिज्म है, जिसमें फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? आयोनाइजेशन होगा ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। और दूसरे स्टेप में क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट होगा। तो पहले इसका डिफिनेशन लिखेंगे, एग्जांपल की मदद से सब कुछ क्या होगा इंशाल्लाह बिल्कुल क्लियर होगा। तो पहले हम इसका क्या लिखेंगे? डिफिनेशन लिखेंगे। डिफिनेशन क्या है? डिफिनेशन ये है डियर स्टूडेंट्स कि यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन which completes, जो complete होता है, which completes in two steps mechanism। यहाँ पे mechanism क्या होगा? दो स्टेप में complete होगा। which completes in two step mechanism with the formation of कार्बोकेटाइंस। यहाँ पे क्या बनेगा? कार्बोकेटाइंस बनेगा। इज नोन एज एलिमिनेशन यानी E1 रिएक्शंस। इज नोन एज E1 रिएक्शंस। E1 रिएक्शंस का डिफिनेशन क्या है कि वो यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शंस जो दो स्टेप मैकेनिज्म के अंदर क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। और उसी दो स्टेप के अंदर क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स? हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटाइंस। कार्बोकेटाइंस का बनना क्या है E1 रिएक्शंस के अंदर? लाजमी है डियर स्टूडेंट्स। सही है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कार्बोकेटाइन जो है वो इस मैकेनिज्म के अंदर बनता है और इनका बनना क्या है, क्यों जरूरी है। तो सही डियर स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे? अभी इसका रिएक्शंस लिखेंगे, मैकेनिज्म लिखेंगे, जिसके अंदर क्या होगा? सब कुछ क्लियर होगा। एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पे ई से मुराद एलिमिनेशन है
वन से मुराद क्या है, यूनिमॉलिक्यूलर या मॉलिक्यूलरिटी है। ये यूनिमॉलिक्यूलर या मॉलिक्यूलरिटी क्या है, इनको भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म में, जहां पे इस पॉइंट का क्या आएगा, जगह आएगा, यानी क्वेश्चन आएगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं इसके एग्जांपल्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, एग्जांपल किस तरह होगा। आज यहाँ मैं क्या करूँगा, दो एग्जांपल्स को क्या करूँगा डियर स्टूडेंट्स, डिस्कस करूँगा। आई विल एक्सप्लेन टू एग्जांपल्स, दो एग्जांपल्स, और वही एग्जांपल्स का क्या लिखूंगा मैं, मैकेनिज्म लिखूंगा। देखिए एक एग्जांपल में क्या करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा अल्काइल एलाइड का, यानी एक एग्जांपल के अंदर मेरा सबस्ट्रेट क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, अल्काइल एलाइड होगा। सही, अल्काइल एलाइड। अगर मैंने एलिमिनेशन रिएक्शंस करवाया किसके अंदर, अल्काइल एलाइड का, तो फिर वो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, वो प्रोसेस क्या होगा, द प्रोसेस इज नोन एज डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कब होगा, जब मैं एलिमिनेशन रिएक्शंस करवाऊं किसके अंदर, अल्काइल एलाइड के अंदर। ये एक एग्जांपल में किसका डिस्कस करूंगा, इस अल्काइल एलाइड का। दूसरा जो एग्जांपल है वो हम लोग डिस्कस करेंगे किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर। अल्कोहल के अंदर भी मैं इसको क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा। तो सी डियर स्टूडेंट्स, वो जो एग्जांपल जहां पे एलिमिनेशन रिएक्शंस होगा अल्कोहल के अंदर, तो फिर वो प्रोसेस मेरे पास कौन सा प्रोसेस होगा, प्रोसेस का स्पेशल नाम क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन क्या है, इट इज द स्पेशल केस ऑफ एलिमिनेशन इन केस ऑफ अल्कोहल, while the elimination reaction in case of alkyl halide is known as dehydrohalogenation। हम डिस्कस करेंगे क्यों अल्काइल हैलाइड के अंदर ये डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा और क्यों अल्कोहल के अंदर ये क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा। तो चले हम क्या करेंगे, पहले इसका एक एग्जांपल लेंगे, फिर इसी का मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, बाद में ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन इन अल्कोहल है उसका एक एग्जांपल और मैकेनिज्म क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अभी जो मैंने डिफिनेशन लिखा कि हम लोग, मैंने कहा कि इसका मैकेनिज्म जनरली 2 स्टेप्स पर क्या होता है, कंसिस्ट होता है, लेकिन वो जो 2 स्टेप मैकेनिज्म है वो किसके अंदर होता है, अल्काइल एलाइड के, और हमारा फोकस बुनियादी तौर पर किसके ऊपर है, अल्काइल एलाइड के ऊपर है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 स्टेप मैकेनिज्म होगा, लेकिन इन केस ऑफ अल्कोहल वहाँ पे 2 स्टेप के बजाय मैकेनिज्म 3 स्टेप होगा। हम डिस्कस करेंगे इसका जो एलिमिनेशन है वो लिटिल बिटल डिफरेंट होगा किससे, अल्काइल एलाइड से। तो चले क्या करेंगे, अभी इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, इसको कंप्लीट सीखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या जो है, कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर। तो चले स्टार्ट लेते हैं एग्जाम्पल को। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, मैं क्या करता हूँ, एग्जांपल को अभी डिस्कस करेंगे अल्काइल एलाइड वाला। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं एक मॉलिक्यूल ले रहा हूँ अल्काइल एलाइड का। सपोज ये मेरे पास क्या है, एक मॉलिक्यूल है किस चीज़ का, अल्काइल एलाइड का। सी डियर स्टूडेंट्स, देखिए ये मैं क्या ले रहा हूँ, अल्काइल एलाइड का एक मॉलिक्यूल ले रहा हूँ। ये मेरे पास क्या है, ये अल्काइल एलाइड का एक मॉलिक्यूल है। सी डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोग देखिए इस एग्जांपल को, देखो एग्जांपल के अंदर क्या है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, एग्जांपल के अंदर देखिए ये जो मेरे पास क्लोरीन है, ये जो एलोजन एटम है, दिस इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। ये मेरे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, एक फंक्शनल ग्रुप है। सही है डियर स्टूडेंट्स, क्यों, बिकॉज ये एलोजन का एक मेंबर है। जो एलोजन है वो हमारे पास क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन डायरेक्टली अटैच है, दिस इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। ये मेरे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अल्फा कार्बन। सही है, वो कार्बन एटम जो डायरेक्टली अटैच है विद द फंक्शनल ग्रुप। अब हम आते हैं बीटा कार्बन की तरफ। अब आपके पास अल्फा कार्बन एटम के साथ जितने भी कार्बन एटम्स डायरेक्टली अटैच है, सही डियर स्टूडेंट्स, वो क्या होते हैं, वो बीटा कार्बन होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये क्या है, ये एक बीटा कार्बन है, बिकॉज दिस इज डायरेक्टली अटैच विद दिस अल्फा कार्बन। आपके पास ये भी एक बीटा कार्बन का एग्जांपल है, बिकॉज ये भी डायरेक्टली अटैच है किसके साथ, इस अल्फा कार्बन के साथ। और सिमिलरली ये भी क्या है मेरे पास, ये भी बीटा कार्बन का एक एग्जांपल है, बिकॉज दिस इज आल्सो डायरेक्टली अटैच
with this alpha carbon atom। तो ये मेरे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, बीटा कार्बन है। सी डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास क्या है, बीटा कार्बन है। अब बीटा कार्बन के साथ जितने हाइड्रोजन एटम अटैच हैं डायरेक्टली, दैट इज कॉल्ड बीटा हाइड्रोजन्स। फॉर एग्जांपल, ये हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली अटैच है इस कार्बन के साथ, ये क्या है, ये एक बीटा हाइड्रोजन है। ये जो दो हाइड्रोजन एटम है ये भी क्या है, बुनियादी तौर पर बीटा हाइड्रोजन है। सो ये इस एक हाइड्रोजन एटम को क्यों मैंने इस तरह शो किया, बिकॉज हमारा जो सारा रिएक्शन है वो किसकी वजह से है, इस हाइड्रोजन एटम की वजह से। तो इसी वजह से मैंने स्पेशल इस हाइड्रोजन एटम को क्या किया, शो किया। हमारा रिएक्शंस किसकी वजह से, इस बीटा हाइड्रोजन की वजह से। सी डिफरेंस, तो आपके पास ये तीन हाइड्रोजन एटम भी बीटा हाइड्रोजन है, बिकॉज ये बीटा कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है। और ये भी आपके पास क्या है डिफरेंस, बीटा हाइड्रोजन है, बिकॉज दिस आर आल्सो अटैच विद द बीटा कार्बन। सही है डिफरेंस। तो ये मेरे पास क्या है, ये अल्काइल एलाइड का एक मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल का नाम क्या है डिफरेंस, मॉलिक्यूल का नाम ये है कि आपके साथ कार्बन नंबर 2 पर क्या अटैच है। ये अगर मैं नंबरिंग दे दूं तो ये क्या है मेरे पास 1 2 3। सही है डिफरेंस। 2 पे क्या है, मिथाइल ग्रुप भी अटैच है और क्लोरो भी अटैच है। तो मैं इसका नाम दूंगा क्या डिफरेंस, 2 क्लोरो 2 मिथाइल। सी डिफरेंस, कार्बन नंबर 2 पर आपके साथ क्लोरीन भी अटैच है और मिथाइल भी अटैच है। टोटल कितने कार्बन है, 3 के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं प्रोप। सब में क्या है डिफरेंस, सिंगल बॉन्ड है ANE, प्रोपेन। सी डिफरेंस, ये क्या है, ये इस मॉलिक्यूल का अपना IUPAC नेम है। सी डिफरेंस। तो अब क्या होगा, ये मेरे पास क्या है, एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है। सी डिफरेंस। अब इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, आप तो सबसे पहले गौर करिए मेरे पास कौन सा डिग्री या कौन सा अल्काइल एलाइड है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। डियर स्टूडेंट, दिस इज द एग्जांपल ऑफ टर्शरी अल्काइल एलाइड। ये क्यों टर्शरी अल्काइल एलाइड का एग्जांपल है, बिकॉज ये जो क्लोरीन एटम है, ये जो एलोजन है, ये डायरेक्टली अटैच है किसके साथ, इस टर्शरी कार्बन के साथ। ये कार्बन एटम क्या है, बेसिकली टर्शरी कार्बन है। क्यों, क्योंकि ये जो कार्बन एटम है 3 और कार्बन एटम के साथ क्या है, मजीद 3 और कार्बन एटमों के साथ अटैच है। एक कार्बन ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है डिफरेंस। सही है। अब इसको मैं मिला रहा हूं किसके साथ, चलिए यहाँ पे मैं ले रहा हूं एक बेस। कौन सा बेस, हमने एक वीक बेस लेना है। सी डिफरेंस, जो हमारे पास ये 2 रिएक्शंस था वहां पे हमने क्या यूज किया था, एक स्ट्रॉन्ग बेस यूज किया था। क्यों हम लोगों ने वहां पे एक स्ट्रॉन्ग बेस यूज किया था, बिकॉज हमारा रिएक्शंस का जो स्टार्ट था वो बुनियादी तौर पर किसकी वजह से हो रहा था, बेस की वजह से हो रहा था। तो अब अगर हम लोग एक रिएक्शंस को एक्टिवेट करना है तो इस रिएक्शंस के लिए हमने क्या करना है, एक स्ट्रॉन्ग बेस को क्या करना है, जनरेट करना है। एक स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है, वो अटैक करता है बीटा हाइड्रोजन के ऊपर। क्यों, बिकॉज हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन स्टार्ट करवाते हैं किसके, बेस से। तो यहाँ वहां पे हमारे पास बेस क्या था, एक स्ट्रॉन्ग बेस था। लेकिन E1 के अंदर हमारे पास जो यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शंस है, यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग बेस के बजाय क्या यूज करते हैं, वीक बेस यूज करते हैं। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि अगर मैंने यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग बेस यूज किया तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो आकर फौरन अटैक करेगा किसके ऊपर, बीटा हाइड्रोजन के। जब स्ट्रॉन्ग बेस बीटा हाइड्रोजन पर ऊपर अटैक करेगा तो फिर आपके पास कोई जो कार्बोकेटाइंस है वो नहीं बनेगा। जब आपके पास कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा तो आपके पास कभी भी E1 रिएक्शंस नहीं होगा। क्यों, बिकॉज E1 रिएक्शंस के अंदर कार्बोकेटाइंस का बनना क्या है डियर स्टूडेंट्स, जरूरी है। तो चलिए हम यहाँ पे क्या लेते हैं, एक बेस। चलिए वो सपोज वो बेस मेरे पास क्या है, C2H5ON। ये मेरे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये बुनियादी तौर पर एक बेस में ले रहा हूं। सी डियर स्टूडेंट्स, हम सब जानते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है और सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। सी, अगर यहाँ पे मैं आ जाऊं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस क्लोरीन के ऊपर क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। क्यों इस क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, बिकॉज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन दिस कार्बन एटम।
इस कार्बन एटम से क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। तो ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये क्लोरीन क्या करता है, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करता है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है तो इसके ऊपर क्या आएगा डिस्टेंस, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। ऑन दी अदर साइड ये जो आपके पास कार्बन है इसके ऊपर पर कौन सा चार्ज होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों, बिकॉज इससे इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं। अब ये जो बीटा कार्बन, अल्फा कार्बन, सॉरी नॉट बीटा कार्बन, ये जो अल्फा कार्बन है जो पार्शियल पॉजिटिव है इन द नेचर, ये क्या करेगा डिस्टेंस, अब ये जो बीटा अल्फा कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा, किससे, बीटा कार्बन से। तो जब ये इस बीटा कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स खींचता है तो अब बीटा कार्बन के ऊपर क्या आएगा, फिर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। सी डिस्टेंस, अब ये बीटा कार्बन जो है वो पार्शियल पॉजिटिव होगा इन द नेचर। अब ये क्या करेगा, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए ये इस बीटा हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, खींच लेगा। जब ये इससे इलेक्ट्रॉन्स खींचता है तो अब इसके ऊपर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। सो ये डिस्टेंस, ये जो सारा स्टोरी है ये किसकी वजह से, इस क्लोरीन एटम की वजह से। क्लोरीन क्या है मेरे पास, ये एक न्यूक्लियोफाइल है। तो अब ये क्या है मेरे पास डिस्टेंस, ये एक न्यूक्लियोफाइल है और ऊपर से भी आकर एक नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसके हाइड्रोजन के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। सी डिस्टेंस, तो इसके अंदर बहुत सारे कंसेप्ट हैं। कब एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, कब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होगा, उनको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे अभी, कि आपके पास किस टाइम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और किस टाइम एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। सी डिस्टेंस, तो क्या होगा, अब लोग गौर करें इसके ऊपर। अब देखिए डिस्टेंस, ये आपके पास जो Cl नेगेटिव है ये मिलेगा इस सोडियम पॉजिटिव के साथ, ये मिलेगा किसके साथ डिस्टेंस, सोडियम पॉजिटिव के साथ। ये दो आपस में क्या होगा, मिलेंगे। तो जब ये दो आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा डिस्टेंस, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो रिएक्शंस है जो आपके पास चाहे E1 रिएक्शंस हो या आपके पास चाहे E2 रिएक्शंस हो, दोनों रिएक्शंस के केस में हम लोग क्या करते हैं, हीट जो है, टेम्परेचर जो है उनको क्या करता है, अप्लाई करता है। बुनियादी तौर पर जो टेम्परेचर है E1 रिएक्शंस में वो क्या करता है, वो डिफरेंट, आपका जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट है। ओनली फैक्टर आपके पास जो टेम्परेचर है वो डिफरेंशिएट करता है आपका E1 रिएक्शंस किससे, SN1 रिएक्शन से। देखिए डिस्टेंस, आपके पास जो SN1 रिएक्शन है वहाँ पे भी दो स्टेप मैकेनिज्म है। आपके पास फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आयोनाइजेशन होगा, सेकंड स्टेप क्या होगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। जैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो E1 रिएक्शंस बिल्कुल वो भी इसी तरह है डिस्टेंस। यहाँ पे फर्स्ट क्या होगा, आयोनाइजेशन होगा, फिर क्या होगा डिस्टेंस, फिर प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। हम डिस्कस करेंगे अभी सी डिस्टेंस। लेकिन फर्क किस चीज़ का, सेकेंड स्टेप में फर्क है। सेकेंड स्टेप में क्या फर्क होगा वो डिस्कस करेंगे। मेरा कहने का सिर्फ मतलब ये है कि अगर हम लोगों ने टेम्परेचर को क्या किया, इंक्रीज किया, हाई टेम्परेचर हम लोगों ने क्या किया, इस रिएक्शंस को दिया, तो हमारे पास जो रिएक्शन होगा फिर वो E1 रिएक्शन होगा। अगर हम लोगों ने क्या किया, लो टेम्परेचर पर ये रिएक्शंस कैरी आउट किया, बिल्कुल इसी तरह पोजीशन हो, मैंने यहाँ पे हीट यूज नहीं किया, मैंने टेम्परेचर रिएक्शंस को नहीं दिया, तो मेरे पास क्या बनेगा डिस्टेंस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोगों ने रिएक्शंस के अंदर टेम्परेचर को क्या करना है, मेंशन करना है। अगर हमने टेम्परेचर को मेंशन नहीं किया, यानी रिएक्शंस को टेम्परेचर नहीं दिया, तो हमारे पास E1 के बजाय फिर कौन सा रिएक्शन होगा, SN1 रिएक्शन होगा। सी डिस्टेंस, तो क्या होगा, ये जो Cl नेगेटिव है अब ये मिलेगा N पॉजिटिव से, तो आपके पास एक चीज क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा। प्लस दूसरा क्या होगा डिस्टेंस, अब आपके पास ये जो डिस्टेंस, आपके पास ये वाला पर्सन, ये जो C2H5O नेगेटिव जो है, ये जो हमारा बेस है, अब क्या होगा डिस्टेंस, ये आकर मिलेगा इसके साथ, इस H पॉजिटिव के साथ। क्यों इस H पॉजिटिव के साथ ये मिलेगा, बिकॉज ये नेगेटिव है नेचर में और ये पॉजिटिव है। ये जो बेस है ये अटैक करता है किसके ऊपर डिस्टेंस, पार्शियल पॉजिटिव यानी बीटा हाइड्रोजन के बाद ऊपर। अब आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि ये तो भी बीटा हाइड्रोजन है, इसके ऊपर वो O नेगेटिव क्यों इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक नहीं करता है। सपोज मैं इस हाइड्रोजन को क्या करता हूँ, शो करता हूँ, इस तरह मैं लिखता हूँ
सी डिस्टेंस, कार्बन इससे भी इलेक्ट्रॉन्स खींचता है, तो ये भी क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव। अब ये भी पार्शियल पॉजिटिव होगा, तो आप कह सकते हैं कि ये जो O नेगेटिव है ये तो इसके ऊपर भी अटैक कर सकते हैं मेरे भाई, ये एब्सोल्युटली इसके ऊपर क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ सकता कि आप जो बीटा हाइड्रोजन है, चाहे इस बीटा का कार्बन से आप इसको क्या करें, हटाए, चाहे इस बीटा कार्बन से या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सी डिस्टेंस, हमारा काम क्या है, बीटा हाइड्रोजन के साथ है। तो अगर मैं यहाँ से बीटा हाइड्रोजन को हटाऊं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा डिस्टेंस, अगर मैं यहाँ से बनाऊं तो यहाँ पे क्या होगा डिस्टेंस, ये वाला आपके पास, ये यहाँ से क्या होगा डिस्टेंस बनेगा आपके पास, या यहाँ से अगर मैं उठाऊं यहाँ पे फिर डबल बॉन्ड बनेगा। तो आपके पास जो कंपाउंड बनेगा सब के सब केस में आपके पास कंपाउंड क्या होगा, एक ही कंपाउंड बनेगा। सी डिस्टेंस, तो यहाँ पे आपने परेशान नहीं होना है, आप कहीं भी से बीटा हाइड्रोजन को हटा सकते हो। अगर आपके पास क्या हो, सिर्फ यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन हो। अगर आपके पास कोई और कंडीशन हो, जिस तरह लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा, वहाँ पे सिटीजप्स और हफमैन रूल्स को आपने क्या करना है, देखना है, फॉलो करना है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ना कि आप लोग ऐसे करो कहीं भी से हाइड्रोजन एटम को क्या करते हो, उठाते हो, वो एक अलग सा स्टोरी है। सिटीजप्स और हफमैन्स को, उनको भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो जब ये इसके साथ मिलेगा तो आपके पास क्या बनेगा डिस्टेंस, एक चीज तो C2H5OH बनेगा, प्लस बनेगा डिस्टेंस। यहां से जब आपका क्लोरीन एटम चले जाते हैं तो इस कार्बन का वैलेंसी क्या होगा डिस्टेंस, अब रहता है, और यहां से एक हाइड्रोजन चले जाते हैं तो एक इसका रहता है। अब क्या होगा, इस कार्बन का एक वैलेंसी रहता है, एक इसका, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा डिस्टेंस, एक डबल बॉन्ड बनेगा। किस तरह डबल बॉन्ड बनेगा, देखिए डिस्टेंस CH3, सी डिस्टेंस, आप यहाँ पे क्या है, कार्बन CH3 डिस्टेंस सी, अब यहाँ पे क्या है, C डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोडक्ट बना, ये आपके पास क्या है, अल्कीन है। सी डिस्टेंस, ये आपके पास क्या बना डिस्टेंस, अल्कीन बना, ये हमारे पास क्या है, अल्कीन है। कंपाउंड का नाम क्या है, ये अब देख ले, 1 2 3, 2 नंबर पर आपके पास क्या है डिस्टेंस, मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो इसका नाम क्या है, 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। सी डिस्टेंस, आपके पास ये कंपाउंड बना, सही है। तो आपने क्या करना है, टेम्परेचर आपको मेंशन करना है, और यहाँ पे अमूमन हम लोग जो सॉल्वेंट यूज करते हैं वो क्या करते हैं, पोलर सॉल्वेंट। क्यों हम लोग पोलर सॉल्वेंट यूज करते हैं, ये अभी मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे मैकेनिज्म के बाद। सी डिस्टेंस, पोलर सॉल्वेंट हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये इसका क्या है, एक जनरल सा रिएक्शंस है, किसका, अल्काइल हैलाइड के। अब देखिए यहाँ पे चूंकि क्या हो रहा है, एक क्लोरीन एटम निकल रहा है, दूसरा आपके पास क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन। तो अल्काइल हैलाइड के केस में आपके पास जो एलिमिनेशन होगा वो क्या है, जैसे मैंने कहा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डी मीन्स रिमूवल, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, हेलोजन मीन्स एलोजेंस। क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन और एलोजेंस क्या हो रहा है, निकल रहा है। आपके जो हेलोजन एटम है वो कौन से कार्बन से, अल्फा कार्बन से निकल रहा है, सी डिस्टेंस, और जो आपका हाइड्रोजन एटम है वो कौन से कार्बन से निकल रहा है, बीटा कार्बन से। तो इसी वजह से इस प्रोसेस का फिर नाम क्या है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। सी डिस्टेंस, ये क्या है, ये इसका रिएक्शंस है। अब रिएक्शंस को क्या करें डिस्टेंस, चलिए इसको नोट करें, अभी हम डिस्कस करेंगे कि और क्या होता है, इसका मैकेनिज्म वगैरह क्या है। सी डिस्टेंस, तो आपने क्या करना है, बेस आपने वीक बेस यहाँ पे यूज करना है। सी डिस्टेंस, आपने क्यों यहाँ पे वीक बेस यूज करना है, मैंने आपको रीजन बता दो। वीक बेस आपके पास क्या हो सकता है, आप CH3OH अल्कोहल यूज कर सकते हो, आप H2O को यूज कर सकते हो, आप इथेनॉल को यूज कर सकते हो, C2H5OH, ये सब जो है आपके पास क्या है, वीक बेस है, उन सब को आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये क्या है डिस्टेंस, दिस इज द बुनियादी तौर पर जनरल रिएक्शंस ऑफ द E1। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस रिएक्शंस का मैकेनिज्म को स्टडी करेंगे। तो चलिए डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शंस। तो रिएक्शंस क्या होगा, मैकेनिज्म इस रिएक्शंस का किस तरह होगा।
देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैं क्या करूंगा, इस रिएक्शंस का मैकेनिज्म डिस्कस करूंगा। चलो हम लोग रिएक्शंस को क्या करेंगे, लिखेंगे। रिएक्शंस क्या था मेरे पास, CH3 CH2H CH3, आपके पास ये क्लोरीन, इसको मैं मिला रहा था किसके साथ, C2H5ON। ये मेरे पास क्या है, सोडियम एथोऑक्साइड, सोडियम एथोऑक्साइड। यहाँ पे मैं क्या दे रहा हूँ, ईट दे रहा हूँ, और प्लस पोलर सॉल्वेंट क्या करता हूँ, यूज करता हूँ। तो आपके पास क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, आपके पास एक चीज क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा, दूसरा आपके पास क्या बनेगा, H2O बनेगा, प्लस आपके पास क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड C डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3, ये चीज़ है आपके पास। ये आपके पास क्या है, जनरल रिएक्शंस है। अभी मैं क्या करूँगा, डायग्नोस्टिक पिक्चर्स लिखूंगा इस रिएक्शंस का, CE1 का डायग्नोस्टिक पिक्चर्स, डायग्नोस्टिक पिक्चर्स। यानी डायग्नोस्टिक पिक्चर से मुराद क्या है कि E1 रिएक्शंस के हम कुछ खसूसियात पढ़ेंगे कि कौन कौन से खसूसियात होते हैं E1 रिएक्शंस के। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स इसका मैकेनिज्म। सबसे पहले क्या है मेरे पास, मैकेनिज्म है। E1 रिएक्शंस का क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, हम मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। तो मैकेनिज्म क्या है डियर स्टूडेंट्स, मैकेनिज्म आप लोग देख लिए, 2 स्टेप मैकेनिज्म है मेरे पास। कितना है डियर स्टूडेंट्स, 2 स्टेप्स मैकेनिज्म, 2 स्टेप्स मैकेनिज्म। इसका जो मैकेनिज्म है वो 2 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। देखिए स्टेप नंबर 1 को, स्टेप नंबर 1 मैं यहाँ पे लिखता हूँ। चलो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 को मैं नाम देता हूँ फर्स्ट स्टेप। क्या फर्स्ट स्टेप आप लोग इसको नाम दे सकते हो, या डियर स्टूडेंट हम इसको क्या कह सकते हैं, स्लो स्टेप। हम इसको स्लो स्टेप का नाम भी दे सकते हैं। स्लो स्टेप से क्या मुराद है डिस्कस करेंगे। या यहाँ इस स्टेप के अंदर क्या होगा, आयोनाइजेशन होगा, आयोनाइजेशन ऑफ अल्काइल एलाइड। अल्काइल एलाइड का क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेप आपका मैकेनिज्म के अंदर आयोनाइजेशन का होगा, अल्काइल एलाइड। या आप इसको फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइंस का नाम भी दे सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइंस। जो भी नाम आपको इजी लगता है आप उसको मेंशन करें या आप उसको लिखें। से डियर स्टूडेंट्स आपके पास ये स्टेप का मुख्तलिफ नाम है। से तो चलिए डिस्कस करेंगे स्टेप नंबर 1 को। तो स्टेप नंबर 1 सबसे पहला क्या है कि आपके पास जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है वो आयोनाइज होगा विद द हेल्प ऑफ पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट की मदद से आपका जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है वो सबसे पहले क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, आयोनाइज होगा। फॉर एग्जांपल किस तरह आयोनाइज होगा, देखिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं ले रहा हूँ आप जो अल्काइल हैलाइड हमने लिया था। चलो मैं उसी अल्काइल हैलाइड को क्या कर रहा हूँ, ले रहा हूँ। सही है डियर स्टूडेंट्स, कौन सा मॉलिक्यूल था, CH3। सही है डियर स्टूडेंट्स, CH3 क्लोरीन। सही है डियर स्टूडेंट्स, मैं क्या करता हूँ इसको आयोनाइज करता हूँ। सही है डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेप है। सही है मेरे पास यहाँ पे मैं ले रहा हूँ पोलर सॉल्वेंट, यानी पोलर सॉल्वेंट के अंदर मैं अल्काइल एलाइड को क्या करता हूँ, डालता हूँ। ये मेरे पास क्या है, स्लो स्टेप है। आपके पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेप जो है वो स्लो स्टेप है। सही है डियर स्टूडेंट्स, तो ये आयोनाइज होगा। किस तरह आयोनाइज होगा, जैसे मैंने पोलर सॉल्वेंट लिया, पोलर सॉल्वेंट के अंदर मैंने क्या किया, ये जो सबस्ट्रेट, ये जो अल्काइल एलाइड का मॉलिक्यूल है इसको मैंने इसके अंदर डाला। जब मैंने इसके अंदर डाला तो क्या बना डियर स्टूडेंट्स, देखिए ये चीज बना CH3। सी डियर स्टूडेंट्स अब क्या है मेरे पास, चलो मैं इसको इस तरह लिखता हूं, कार्बन CH3 पॉजिटिव, ये चीज बनेगा। प्लस मेरे पास क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स,
क्लोराइड Cl नेगेटिव बनेगा। ये चीज, ये क्या हुआ, आयोनाइज्ड हुआ। ये मेरे पास क्या है, स्लो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है जो क्या है बुनियादी तौर पर स्लो स्टेप है। ये क्यों स्लो स्टेप है, बिकॉज ये जो स्टेप है ये इस रिएक्शंस और रिएक्शंस के अंदर क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, एक ऐसा स्टेप आएगा जिस पर उसका एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये जो स्टेप है जहाँ पे हम लोगों को क्या करना चाहिए, मैक्सिमम एनर्जी चाहिए, देनी चाहिए किसके लिए, रिएक्शंस के लिए, ताकि रिएक्शंस को क्या करे, कैरी आउट करे। तो वो जो पॉइंट जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, रिएक्टेंट्स को पहुंचाते हैं, उस जो सबसे मुश्किल स्टेप जो है जहाँ तक हम लोग इसको क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। तो रिएक्शंस के दौरान आपका वो क्या, कौन सा स्टेप है, स्लो स्टेप है डियर स्टूडेंट्स। ये स्लो स्टेप जिसे हम लोग RDS रेट डिटरमिनिंग स्टेप भी कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, तो आप अगर अल्काइल एलाइड को आयोनाइज करना चाहते हो, या जो अल्काइल आइलाइड का आयोनाइजेशन है फर्स्ट स्टेप के अंदर, वो सबसे मुश्किल काम है। और ये जो है इस रिएक्शंस के ऊपर यहाँ पे आप लोगों को क्या करना चाहिए, सबसे ज़्यादा एनर्जी भी देना चाहिए, क्योंकि इस स्टेप को बरकरार रखना क्या है डिस्टेंस, इस स्टेप को कैरी आउट करने के लिए क्या करना है, एक बहुत जो है मेहनत की ज़रूरत होता है। ये बिल्कुल इस तरह है डिस्टेंस जैसे हम किसी पहाड़ के ऊपर क्या होता है, चढ़ते हैं। तो पहाड़ के ऊपर बिल्कुल ऑन द टॉप यानी पीक को पहुंचना क्या है डियर स्टूडेंट्स, बहुत मुश्किल काम होता है। से जैसे ही आप ऑन द टॉप पहुंचते हैं तो क्या होगा, हम बहुत थक जाते हैं। तो बिल्कुल इस रिएक्टेंट के साथ भी यहाँ होता, यही सिचुएशन होता है डियर स्टूडेंट्स। ये क्या करता है, ये जब इस स्टेज तक आता है तो इसके ऊपर बहुत सारा एनर्जी भी खर्च हो जाता है, और रिएक्टेंट जो है वो बहुत थक जाता है। तो ये मेरे पास क्या है, स्लो स्टेप है या रेट डिटरमिनिंग RDS स्टेप है। से इनको आयोनाइज करना, जैसे इसको हम लोग आयोनाइज करते हैं, जो दूसरा स्टेप है वो बहुत फास्ट स्टेप होगा, वो फौरन होगा। क्यों, बिकॉज वो स्टेप क्या है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन है। ये बिल्कुल इस तरह है कि हम लोग क्या करता है, पहाड़ के ऊपर जब हम चढ़ते हैं तो पहाड़ के ऊपर यानी ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन वापस आना बहुत इजी काम होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब अल्काइल एलाइड को आयोनाइज करते हैं, यहाँ तक लाना बहुत मुश्किल काम है। अब इससे आगे जो दूसरा स्टेप है प्रोडक्ट बनाना, फिर बहुत क्या होगा, इजी काम होगा। सी डियर स्टूडेंट्स, तो ये आप लोगों ने क्या करना है, नोट करना है। सी, अब देखिए एक तो ये एक पॉइंट ये हुआ। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है डियर स्टूडेंट्स, आपने नोट करना है कि जब मैं एलिमिनेशन को कैरी आउट करूंगा अल्कोहल के अंदर, किसके अंदर डियर स्टूडेंट्स, अल्कोहल के अंदर, तो वहाँ पे स्टोरी कुछ और होगा। देखिए अल्काइल एलाइड के केस में स्टेप 1 जो है मेरा क्या है डियर स्टूडेंट्स, स्लो स्टेप है। लेकिन इन केस ऑफ अल्कोहल जो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, जहाँ पे मैं मैकेनिज्म को डिस्कस करूंगा, वहाँ पे मेरे पास जो स्लो स्टेप है वो फिर कौन सा होगा, सेकेंड स्टेप होगा। मैं वहाँ पे फिर क्या करूँगा, आपको बता दूंगा। तो ये पॉइंट आपने नोट करना है। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे पास ये जो E1 रिएक्शंस है, यहाँ पे कार्बोकेटाइंस बनता है। सी डियर स्टूडेंट्स, जब भी आपके पास कार्बोकेटाइंस बनते हैं तो फिर आप लोगों ने बहुत एहतियात करना है। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि जब भी आपके पास कार्बोकेटाइंस बनते हैं, कार्बोकेटाइन के केस में रीअरेंजमेंट होता है। किसका, कार्बोकेटाइंस का। रीअरेंजमेंट ऑफ द कार्बोकेटाइन से क्या मुराद है, रीअरेंजमेंट ऑफ द कार्बोकेटाइन से मुराद ये है कि कार्बोकेटाइन से मुराद क्या है कि जब भी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जिसे हम लोग कार्बोनियम आयन भी बोलते हैं, से ये मेरे पास क्या है, कार्बोकेटाइंस है। कि जब भी आपके पास कार्बोकेटाइंस बनता है तो वो कार्बोकेटाइंस क्या करता है, अपने आप को स्टेबलाइज करते हैं। वो किस तरह अपने आप को स्टेबलाइज करते हैं, उनके मुख्तलिफ तरीके हैं डियर स्टूडेंट्स। आपके पास उनके लिए इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो भी यूज़ होता है फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस। कार्बोकेटाइंस अपने आप को स्टेबिलिटी करने के लिए इंडक्टिव इफेक्ट से भी क्या होता है, स्टेबलाइज हो सकता है। कार्बोकेटाइंस जो है हाइपर कंजुगेशन की मदद से भी क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, स्टेबलाइज हो सकता है। कार्बोकेटाइंस जो है आपके पास रिंग यानी डी लोकलाइजेशन ऑफ द रिंग का, रिंग के अंदर जो डी लोकलाइजेशन का जो सिस्टम होता है, वहाँ से भी क्या होता है, स्टेबलाइज होता है आपका कार्बोकेटाइंस।
तो टॉपिक फिर बहुत लेंथी होगा अगर मैं वहाँ पे जाऊँ, तो उन चीज़ों को मैं डिस्कस नहीं करूँगा। लेकिन सिर्फ आपने इतने जहन में याद रखना है कि कार्बोकेटाइंस जो है आपका यहाँ पे जो बनता है आपका कार्बोकेटाइंस, वो इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस, इन सब से कार्बोकेटाइन क्या होता है, स्टेबलाइज होता है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी कार्बोकेटाइंस बनता है तो वहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा। अब देखिए जो E2 रिएक्शंस था वहाँ पे कोई कार्बोकेटाइंस की फॉर्मेशन नहीं थी, तो वहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट ऑफ द कार्बोकेटाइन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे E1 रिएक्शंस के अंदर क्या बनता है डियर स्टूडेंट्स, कार्बोकेटाइंस बनते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, रीअरेंजमेंट ऑफ द कार्बोकेटाइंस होगा। रीअरेंजमेंट ऑफ द कार्बोकेटाइन से क्या मुराद है, रीअरेंजमेंट ऑफ द कार्बोकेटाइन से मुराद ये है कि आपके पास, हम जनरली हम जानते हैं कि जो टर्शरी कार्बोकेटाइन है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी कार्बोकेटाइंस। जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइंस है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू प्राइमरी यानी टर्शरी कार्बोकेटाइंस ज़्यादा स्टेबल है प्राइमरी से भी और सेकेंडरी से भी। और आपका जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइंस है वो प्राइमरी से ज़्यादा स्टेबल है, टर्शरी से लेस स्टेबल है। और आपके पास जो प्राइमरी कार्बोकेटाइंस है वो सेकेंडरी से भी लेस स्टेबल है और टर्शरी से भी क्या है, लेस स्टेबल है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब ये है, अब यहाँ पे जो कार्बोकेटाइंस है वो टर्शरी है। जब आपके पास टर्शरी कार्बोकेटाइंस ऑलरेडी से मौजूद हो तो फिर तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपके पास प्राइमरी कार्बोकेटाइंस हो, जैसे अभी मैं इसका एक एग्जांपल दे दूंगा आप लोगों को सही समझाने के लिए, तो प्राइमरी कार्बोकेटाइंस क्या करेगा, कोशिश करेगा कि अपने आप को स्टेबलाइज करे सेकेंडरी में। सी अगर चांसेस है सेकेंडरी में तो फिर वो ज़रूर अपने आप को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। देखिए शर्त ये है कि अगर उनके लिए चांस है, अगर चांस नहीं है फिर तो वही वो प्राइमरी कार्बोकेटाइन रहेगा। सी डियर स्टूडेंट्स, अगर जब प्राइमरी से सेकेंडरी बनता है, अगर सेकेंडरी के लिए टर्शरी का चांस मौजूद हो तो फिर वो सेकेंडरी कार्बोकेटाइंस क्या करेगा डियर स्टूडेंट्स, अपने आप को कन्वर्ट करेगा टर्शरी के अंदर। किस टाइम, जब उनके लिए चांस मौजूद हो। अगर चांस मौजूद ना हो तो फिर तो कुछ नहीं होगा। सी डियर स्टूडेंट्स, तो कार्बोकेटाइंस का रीअरेंजमेंट आपने बहुत याद रखना है। आप लोगों ने क्या करना है, उसका एहतियात करना है। किसका डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कार्बोकेटाइंस का रीअरेंजमेंट का क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, एहतियात करना है। सी डियर स्टूडेंट्स, तो अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस, तो कार्बोकेटाइंस का जो स्टेबिलिटी है डियर स्टूडेंट्स वो क्या है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू सेकेंड डिग्री, वो फिर सबसे ज़्यादा स्टेबल है फर्स्ट डिग्री से। सही है डियर स्टूडेंट्स, 3 डिग्री से मुराद क्या है आपका, फॉर एग्जांपल ये CH3, ये CH3 और ये CH3, आपके पास ये पॉजिटिव, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइंस है। सही डियर स्टूडेंट्स, 2 डिग्री आपके पास क्या है, CH3 यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, दिस इज 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। सही डियर स्टूडेंट्स, 1 डिग्री क्या है आपके पास, CH3 कार्बोकेटाइंस, यानी चलो मैं इसको इस तरह लिखता हूँ। सही डियर स्टूडेंट्स, CH3 हाइड्रोजन होगा और पॉजिटिव, ये आपके पास क्या है 1 डिग्री। और सबसे कम आपके पास क्या है, मिथाइल जो कार्बोकेटाइन है, ये आपके पास क्या है, सबसे कम स्टेबल है। ये क्यों सबसे ज़्यादा स्टेबल है, बिकॉज यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट यूज होता है। ये जो CH3 है ये भी इस पॉजिटिव कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, ये भी डोनेट करता है और ये भी क्या करता है डियर स्टूडेंट्स, डोनेट करता है। तो चूंकि यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप्स अटैच है इस पॉजिटिव कार्बन के साथ, तो ये स्टेबलाइज होता है। अब यहाँ पे अगर मैं गौर करूँ तो यहाँ पे 2 जो मिथाइल्स ग्रुप हैं वो अटैच हैं और तीसरा मेरे पास इस CH3 के बजाय अब हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन जो है वो कार्बोकेटाइंस को स्टेबलाइज नहीं कर सकता है, इसलिए ये जो आपके पास मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप बजाते खुद क्या है, अल्काइल ग्रुप की एक मिसाल है। और अल्काइल ग्रुप बजाते खुद क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग्स ग्रुप होते हैं। सी डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग्स ग्रुप हैं और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इस केस में आपके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो यहाँ पे ये ज़्यादा क्या होगा, अनस्टेबल होगा, ये ज़्यादा स्टेबल होगा। सी डियर स्टूडेंट्स,
ये क्या है, ये आपके पास इससे कम स्टेबल है और ये इससे कम, और ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है। क्यों? इसके पास कोई कार्बोकेटाइंस अल्काइल ग्रुप जो है अटैच नहीं है कि उनको क्या करे, स्टेबलाइज करे। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कोई भी नहीं है। सही डियर्स, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस का आपने बहुत ख्याल रखना है। सही है, कहने का मतलब ये है कि आपके पास अगर यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकेटाइंस बने तो अगर चांस मौजूद है तो वो प्राइमरी कार्बोकेटाइंस अपने आप को स्टेबलाइज करेगा सेकेंडरी के अंदर, वही सेकेंडरी पर कोशिश करेगा टर्शरी के अंदर। सही है डियर स्टूडेंट्स, क्यों? क्योंकि सेकेंडरी जो है, टर्शरी जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फिर सेकेंडरी और लास्ट में प्राइमरी। तो ये ऑर्डर आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, याद करना है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल बता दूंगा ताकि आप लोगों को और आसानी से क्लियर हो जाए, आसानी से समझ में आ जाए कि क्या मुराद है। मुराद ये है डियर स्टूडेंट्स कि सपोज अगर आपके पास इस तरह मॉलिक्यूल हो, सपोज डियर स्टूडेंट आपके पास ये मॉलिक्यूल हो CH3, सी डियर स्टूडेंट्स CH3 सी डियर स्टूडेंट्स CH2Br, ये मेरे पास क्या है, अब ये मेरे पास प्राइमरी कार्बोकेटाइंस है। क्यों? ये ब्रोमीन बस अटैच है किसके साथ, प्राइमरी कार्बन के साथ। ये आपके पास 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री क्या है, कार्बन है, यानी प्राइमरी कार्बन है। अगर मैं इसको क्या करूं, आयोनाइज करूं, जिस तरह मैंने ये आयोनाइज किया, तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ये जब आयोनाइज होगा तो आपके पास ये चीज बनेगा ना, CH3 कार्बन CH3 CH2 पॉजिटिव कार्बोकेटाइन स्टूडेंट्स प्लस Br नेगेटिव, ये चीज बनेगा ना। अब क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ये जो कार्बोकेटाइन है ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, क्या ये अपने आप को रीअरेंज कर सकता है, यानी क्या इसके अंदर रीअरेंजमेंट का प्रोसेस या चांस मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। किस तरह मौजूद है? ये इस तरह मौजूद है कि आपके पास ये जो कार्बन है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये अगर यहाँ पे शिफ्ट हो जाए तो आपके पास क्या बनेगा, टर्शरी कार्बोकेटाइंस। ये किस टाइम पॉसिबल है, ये कि मैं इस हाइड्रोजन को इस तरह ओपन करके लिखूंगा। सी डियर्स, ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है और ये कार्बन के, यहाँ से क्या होगा, अगर हाइड्राइड आयन शिफ्ट हो जाए, हाइड्राइड आयन से शिफ्टिंग से मुराद क्या है कि ये जो हाइड्रोजन का एक अपना इलेक्ट्रॉन है और एक इस कार्बन का है, अगर ये हाइड्रोजन क्या करे, अपने इलेक्ट्रॉन और कार्बन इलेक्ट्रॉन के साथ, यानी हाइड्रोजन एक अपना इलेक्ट्रॉन है, दूसरा उसने कार्बन से इलेक्ट्रॉन लिया, यानी चूंकि हाइड्रोजन ने कार्बन से इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। जब हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो फिर इसका नाम क्या होगा, हाइड्राइड आयन होगा। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, अब ये जो हाइड्राइड आयन है यानी H नेगेटिव है, अब ये क्या करेगा स्टूडेंट्स, अब ये आकर शिफ्ट होगा, यानी 1-2 शिफ्टिंग होगा, अटैच होगा इसके साथ, यानी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लगेगा। वहाँ पे कार्बन के ऊपर क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, वो पॉजिटिव चार्ज खत्म होगा। क्यों? क्योंकि इस हाइड्रोजन ने इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लिया और उस हाइड्रोजन ने इस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन था इस कार्बन को क्या किया, शेयर किया। जब इस कार्बन को शेयर किया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बनेगा। क्यों पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बनेगा, क्योंकि इस हाइड्रोजन ने तो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन क्या किया, खींच लिया। सही स्टूडेंट्स, तो पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हुआ यहाँ पे, तो क्या हुआ, अब ये 3 डिग्री कार्बन है। किस तरह 3, ये जो कार्बन है ये अटैच है 3 और के साथ, तो क्या बना, टर्शरी कार्बोकेटाइंस। सही है, तो ये दिस इज कॉल्ड रीअरेंजमेंट ऑफ द कार्बोकेटाइन। रीअरेंजमेंट ऑफ द कार्बोकेटाइन से मुराद क्या है, ये है डियर स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल है किसका, रीअरेंजमेंट ऑफ द कार्बोकेटाइंस। सही डियर स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आपको सिंपल बताया। आप इस तरह नहीं कर सकते हो कि आपको इस तरह कंपाउंड दिया जाए, बस आप यहाँ से ब्रोमीन को और बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन को निकालें, यहाँ पे बस डबल बॉन्ड बना आपका, सी डियर, यहाँ से आप उठाएं ना, फिर कहे कि बस ये हुआ आप कंपाउंड। ये इस तरह नहीं है। रीअरेंजमेंट को आपने क्या करना है, देखना है, मस्ट देखना है, खामखा देखना है, बिकॉज कार्बोकेटाइंस के अंदर हमेशा क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। तो चलिए डिस्कस करेंगे। ये तो पॉइंट हुआ, इस पॉइंट को भी हमने क्या किया डियर स्टूडेंट्स, क्लियर किया। तो चलिए ये तो हुआ स्टेप नंबर 1। स्टेप 2 क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, इसी रिएक्शंस का सेकेंड स्टेप, जिसका दूसरा नाम क्या है डियर स्टूडेंट्स। अगर ये स्लो स्टेप है तो जाहिर सी बात है, अगर ये स्लो स्टेप है, दूसरा स्टेप क्या होगा,
फिर फास्ट स्टेप होगा। अगर हमने पहाड़ पर चढ़ना है, अगर हमने क्या करना है, मेहनत से जाना है, तो दूसरा साइड क्या होगा हमारे लिए डिस्टेंस, आसानी होगा। सी डिस्टेंस, तो आपके पास अगर स्लो स्टेप है तो ये क्या होगा, फास्ट स्टेप होगा। सी डिस्टेंस, यहाँ पे आयोनाइजेशन यानी अल्काइल हैलाइड आयोनाइज हुआ, लेकिन अब आयोनाइजेशन के बजाय क्या होगा, प्रोडक्ट आपके पास बनेगा। तो स्टेप का नाम क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। सी डिस्टेंस, ये क्या है आपके पास, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, स्टेप नंबर 2। किस तरह प्रोडक्ट बनेगा, बहुत ही सी डिस्टेंस। सी आपके पास, मेरे पास जो बेस है C2H5 ऑक्सीजन, अब इस ऑक्सीजन के ऊपर एक क्या है, नेगेटिव चार्ज और इसके 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो मॉलिक्यूल्स है मेरे पास क्या है डिस्टेंस, ये अल्काइल हैलाइड का जो मॉलिक्यूल है CH3 जो कार्बोकेटाइंस, सी डिस्टेंस, कार्बन CH3 CH2 और यहाँ पे H, ये पॉजिटिव। सी डिस्टेंस, ये क्या है, वही कार्बोकेटाइंस। अब क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा इस हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा यहाँ पे। सी डिस्टेंस, यहाँ पे क्या होगा डिस्टेंस, शिफ्ट होगा। जब ये यहाँ पे शिफ्ट होगा तो क्या बनेगा डिस्टेंस, देखिए ये चीज़ बनेगा आपके पास, एक तो C2H5OH अल्कोहल बनेगा, दूसरा आपके पास क्या बनेगा, ये हाइड्रोजन इससे चले जाते हैं और यहाँ पे क्या होगा डिस्टेंस, बॉन्ड बनेगा। किस तरह बॉन्ड बनेगा, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे आपके पास CH3, ये क्या बना आपके पास डिस्टेंस, अल्कीन बना। क्या है आपके पास, अल्कीन। नंबरिंग दे दो 1 2 3, नाम क्या है आपके पास, ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो नाम क्या होगा इसका, 2 मिथाइल, सी डिस्टेंस 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, सी डिस्टेंस, ये उसका नाम है। और ये आपके पास यहाँ पे जो Cl नेगेटिव है, ये मिलेगा किसके पास, किसके साथ डिस्टेंस, सोडियम के पास। जो सोडियम तो ऑक्साइड है, सी वो आयोनाइज होगा फर्स्ट स्टेप में, तो ये Cl नेगेटिव अब मिलेगा किसके साथ, यहाँ पे मैं लिखूंगा इसके साथ सोडियम N पॉजिटिव, तो ये क्या बनाएगा डिस्टेंस, सोडियम क्लोराइड। तो ये हुआ द रिएक्शन ऑफ दिस, मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। ये इस रिएक्शन का क्या है डिस्टेंस, मैकेनिज्म है। आई होप कि आपको इसके अंदर सब कुछ डिस्टेंस क्या हुआ आया होगा समझ में आपको। सी डिस्टेंस, ये क्या है, इसका मैकेनिज्म है। अभी इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि कब आपके पास E1 रिएक्शन होगा और कब आपके पास SN1 रिएक्शन होगा। देखिए डिस्टेंस, जब मैंने ये लिया इसके साथ ये मिलाया तो क्या होता है आपके पास, जब E1 के साथ SN1 भी होता है, एक आपके पास मेजर प्रोडक्ट होगा, दूसरा माइनर प्रोडक्ट होगा। सी डिस्टेंस, अब ये आपके टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए SN1 के अंदर भी आपके पास फर्स्ट स्टेप क्या है, आयोनाइजेशन है, और E1 के अंदर भी क्या है आपके पास फर्स्ट स्टेप आयोनाइजेशन है। फर्क सिर्फ और सिर्फ सेकेंड स्टेप का है। सेकेंड स्टेप के अंदर फर्क किस चीज़ का है, देखिए डिस्टेंस, अगर आपके पास ये जो बेस है, ये क्या है मेरे पास डिस्टेंस, बेस है, अगर मैंने लो टेम्परेचर यूज़ किया तो फिर आपके पास ये जो बेस है, और बेस के बजाय मैंने क्या किया, एक हल्का सा न्यूक्लियोफाइल यूज़ किया, टेम्परेचर कम यूज़ किया, और बेस के बजाय मैंने क्या किया, न्यूक्लियोफाइल को यूज़ किया। न्यूक्लियोफाइल से मुराद क्या है कि वो स्पीशीज जो पार्शियल पॉजिटिव कार्बन के ऊपर अटैक करे, तो फिर क्या होगा, ये आकर अटैक करेगा, डायरेक्ट मिलेगा इसके साथ, तो कोई हाइड्रोजन एटम जो है वो एलिमिनेट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। किस तरह सब्स्टिट्यूशन होगा, आपका ये जो पार्शियन है वो मिलेगा इस पॉजिटिव कार्बन के साथ, और आपका जो क्लोरीन एटम है वो निकल जाता है। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। ये किस टाइम पॉसिबल है, ये उस टाइम पॉसिबल है जब आपके पास क्या हो डियर स्टूडेंट्स, आपके पास लो टेम्परेचर हो। अगर आपके पास टेम्परेचर आए हो और आपने वीक बेस को यूज़ किया तो फिर क्या होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली ये रिएक्शन होगा जो E1 रिएक्शन होगा। फिर आपके पास बिल्कुल डिस्टेंट क्या होगा, एग्जैक्टली ये वाला रिएक्शन होगा। सी डिस्टेंट्स, तो आप इस रिएक्शंस को नोट करें। अभी इसको नोट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, दूसरा जो अल्कोहल का रिएक्शन है
तो चलिए डिस्कस करेंगे दूसरा एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स। दूसरा एग्जांपल कौन सा है? अल्कोहल का एग्जांपल ले रहे हैं। तो ये होगा एग्जांपल नंबर 2 डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या है मेरे पास? अल्कोहल है। सी डियर स्टूडेंट्स, मैंने बताया कि अगर मैं अल्कोहल का के अंदर एलिमिनेशन रिएक्शंस को कैरी आउट करूं तो वो फिर कौन सा प्रोसेस होगा डियर स्टूडेंट्स? डिहाइड्रेशन होगा। किस तरह डिहाइड्रेशन होगा अभी हम डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स। सही है, तो देखिए यहाँ पे अभी मैं क्या करूँ, एलिमिनेशन रिएक्शंस को कैरी आउट करूँगा इन दी अल्कोहल। तो चले यहाँ पे मैं एक टर्शरी मॉलिक्यूल ले रहा हूँ अल्कोहल का। सही डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास क्या है? टर्शरी अल्कोहल है। क्या है डियर स्टूडेंट्स? ये टर्शरी मॉलिक्यूल है किस चीज़ का? अल्कोहल का। बिकॉज ये मेरे पास क्या है? टर्शरी कार्बन से क्या है? OH आपका अटैच है, तो इसी वजह से ये क्या है? टर्शरी अल्कोहल है। अब क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, आपके पास ये जो OH है ये फंक्शनल ग्रुप है। अब फंक्शनल ग्रुप के साथ ये जो कार्बन डायरेक्टली अटैच है दिस इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन के साथ जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है वो आपका क्या है? बीटा कार्बन है। फॉर एग्जांपल ये भी क्या है? बीटा कार्बन है, बिकॉज इस अल्फा कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है। ये भी बीटा कार्बन है और ये भी बीटा कार्बन है। और आपके पास ये जो बाकी हाइड्रोजन्स है यहाँ के, चाहे ये जो 3 हाइड्रोजन है ये भी बीटा हाइड्रोजन है, ये भी बीटा हाइड्रोजन है और ये भी क्या हाइड्रोजन? बीटा हाइड्रोजन है। तो चले मैं यहाँ पे इस बीटा हाइड्रोजन को क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसको ओपन करके लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं इसका रिएक्शंस करवाना चाहता हूँ किसके साथ? OH के साथ। अब ये मेरे पास क्या बना? ये मॉलिक्यूल है टर्शरी अल्कोहल का। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो टर्शरी अल्कोहल है इसको मैं क्या करूँगा? डिहाइड्रेशन का प्रोसेस इसके अंदर कराऊंगा। ये जो आपका डिहाइड्रेशन का प्रोसेस है अल्कोहल के अंदर, ये अमूमन कैरी आउट होगा किसकी मदद से? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की मदद से। हम यहाँ पे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को क्या करते हैं डियर स्टूडेंट? यूज करते हैं बतौर कैटलिस्ट। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के बजाय आप लोग ये भी यूज कर सकते हैं Al2O3, यानी आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड को भी यूज कर सकते हैं बतौर कैटलिस्ट, या आप H3PO4 को भी क्या कर सकते हैं डियर स्टूडेंट? यूज कर सकते हैं बतौर कैटलिस्ट। लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करते हैं फॉर द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही मैं टर्शरी अल्कोहल लेता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये जो H और OH है ये क्या होगा? रिमूव होगा। सही डियर स्टूडेंट्स, ये क्या होगा? आपका ये जो अल्फा कार्बन है ये क्या है? मेरे पास अल्फा कार्बन है, यहाँ से क्या रिमूव होगा? OH रिमूव होगा। और आपका ये जो बीटा कार्बन है यहाँ से क्या रिमूव होगा डियर स्टूडेंट्स? यहाँ से आपका H रिमूव होगा। तो क्या मिली रिमूव होगा? एजाहोल एक जो है OH है, दूसरा H है। तो H और OH को हम लोग क्या जब आपस में मिलते हैं तो ये क्या बनाता है? H2O बनाता है। सी डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या हुआ? पानी का एक जो मॉलिक्यूल है वो एलिमिनेट हुआ। सी डियर स्टूडेंट्स, वो निकल गया। सी डियर स्टूडेंट्स, प्लस क्या बना? अब इस कार्बन का एक वैलेंसी रहता है और दूसरा इसका, तो इन दोनों के बीच में क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स? डबल बॉन्ड बनेगा। तो आपके पास क्या बनेगा? नेट जो प्रोडक्ट है वो अल्कीन बनेगा। सी डियर स्टूडेंट, क्या बनेगा? ये अल्कीन बना हमारे पास। सही है, तो ये क्या है? अल्कोहल के अंदर डिहाइड्रेशन यानी एलिमिनेशन का क्या है डियर स्टूडेंट्स? एग्जांपल है। सही डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि नंबर 1 क्वेश्चन तो ये होगा कि अल्काइल एलाइड के केस में हमने क्या यूज किया था? बेस यूज किया था। यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। हम लोग क्यों कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करते हैं? फॉर द डिहाइड्रेशन ऑफ द अल्कोहल। तो ये चीजें हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म के अंदर। तो चलिए ड्रा करेंगे इसका मैकेनिज्म। ये याद रखिए डियर स्टूडेंट्स कि इसका जो मैकेनिज्म है मैंने कहा कि ये थोड़ा बहुत क्या है? डिफरेंट है। किससे? डिहाइड्रो एलोजिनेशन यानी अल्काइल एलाइड का जो एग्जांपल है। सी डियर स्टूडेंट्स,
अब अगर हमसे कोई पूछे कि ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन है अल्कोहल के अंदर, इनको हम लोग डिहाइड्रेशन क्यों कहते हैं? बिकॉज डी का मतलब क्या है? रिमूवल, हाइड्रेशन का मतलब है वाटर। यहाँ पे क्या निकल रहा है? वाटर निकल रहा है। तो इसी वजह से एलिमिनेशन रिएक्शन इन केस ऑफ अल्कोहल इज नोन एज डिहाइड्रेशन। तो इसका मैकेनिज्म क्या है? देखिए हमारे पास जो अल्काइल एलाइड का मैकेनिज्म था वो 2 स्टेप्स पर मुश्तमिल था। यहाँ पे मैकेनिज्म क्या है डियर स्टूडेंट्स? 3 स्टेप्स मैकेनिज्म है। 3 स्टेप्स। यहाँ पे मैकेनिज्म क्या है? 3 स्टेप मैकेनिज्म है। तो चलिए डिस्कस करेंगे। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 को क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। स्टेप नंबर 1 का नाम क्या है? प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। स्टेप 1 के अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे? अल्कोहल को प्रोटोनेट करेंगे। क्यों हम अल्कोहल को प्रोटोनेट करेंगे? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, किसकी मदद से हम लोग अल्कोहल को प्रोटोनेट कर सकते हैं? तो ये दोनों क्वेश्चन हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे जो मैं एसिड यूज करता हूँ, जो मेरे पास कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, उसका फायदा क्या है? एसिड में क्यों यहाँ पे यूज करता हूँ? एसिड में यहाँ पे इसलिए यूज करता हूँ कि मेरे पास जो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 जो मेरे पास है, वो क्या होगा? वो सबसे पहले आयोनाइज होगा। एक तो मेरे पास क्या बनेगा? H+ बनेगा, दूसरा HSO4-1 हाइड्रोजन सल्फेट या बाइसल्फेट आयन, जिसे हम लोग बाइसल्फेट या हाइड्रोजन सल्फेट के नाम से पुकारते हैं। तो ये चीज बनेगा सबसे पहले से। एसिड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आयनाइज होगा H+ और इसके अंदर। अब हमारा काम जो है वो H+ के साथ क्यों है? रीजन सुन लीजिए स्टूडेंट। मेरे पास ये जो अल्कोहल है, ये जो टर्शरी अल्कोहल का मैंने मॉलिक्यूल लिया है, यहाँ से OH का निकालना बहुत मुश्किल काम है। क्या है? ये हम लोग आसानी से नहीं निकाल सकते हैं। इनको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स? एक ऐसा चीज यूज करेंगे जो इस OH को क्या करे? रिमूव करे। तो वो चीज मेरे पास क्या है? वो क्या काम कौन करेगा? वो हमारे पास एसिड करेगा। क्यों एसिड करेगा? एसिड का काम है H+ डोनेट करना, H+ टू गिव H+। ये किसका काम है? एसिड का। जब हमें H+ मिलेगा तो हमारे पास ये जो ऑक्सीजन एटम है अल्कोहल के अंदर, इनके पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे H+ प्रोड्यूस होता है या हमें मिलता है एसिड से, तो आपके पास ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो फौरन अटैक करता है किसके ऊपर? इस H+ के ऊपर। तो क्या होगा स्टेप 1 के अंदर, यानी प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, जिसको मैंने नाम दिया है, तो ये होगा बुनियादी तौर पर आपके पास ये जो टर्शरी अल्कोहल है, देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास जो टर्शरी अल्कोहल है, चलो मैं इसको इस तरह लिखता हूँ अल्कोहल। ये क्या है मेरे पास? OH। सही अल्कोहल है, वही टर्शरी अल्कोहल है। हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये क्या करता है? ये जो टर्शरी अल्कोहल है इसे मिलता है H+ मिलता है। ये H+ कहाँ से मिलता है? ये H+ हमें एसिड से मिलता है। स्टूडेंट्स, तो क्या करता है? ये जो ऑक्सीजन है इसके जो लोन पेयर्स है ये अटैक करेगा इस H+ के ऊपर। जब ये इस H+ के ऊपर अटैक करेगा तो क्या बनेगा डियर स्टूडेंट? देखिए आपके पास क्या बनेगा? CH3 CH3 यहाँ पे ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड बनाया था इस हाइड्रोजन के साथ पहले से, ये वाला। अब ये यहाँ पे बॉन्ड बना था इस हाइड्रोजन के साथ, तो ये हुआ ये हाइड्रोजन। स्टूडेंट्स, अब क्या हुआ? ऑक्सीजन जब भी अपना 3rd बॉन्ड बनाता है लोन पेयर की वजह से, यानी ऑक्सीजन एटम के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इससे 3rd बॉन्ड बनाए तो इसके ऊपर हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है, विच इज नोन एज ऑक्सोनियम आयन। ये क्या है आपके पास स्टूडेंट? ये ऑक्सोनियम आयन है। ऑक्सोनियम आयन से मुराद क्या है? Whenever a positive charge comes on the oxygen atom,
ऑक्सीजन ऊपर एटम के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आता है देन इट इज कॉल्ड ऑक्सोनियम या आयन, जैसे यहाँ पे ऑक्सोनियम आयन बनता है। अब क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्या किया, सिंपल इस अल्कोहल को प्रोटीनेट किया, यानी प्रोटीनेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल को हमने क्या किया, प्रोटीनेट किया। अब इस अल्कोहल का नाम क्या है, प्रोटीनेटेड अल्कोहल है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। प्रोटोनेटेड अल्कोहल से मुराद क्या है कि ऐसे अल्कोहल जिसके अंदर हमने H+ यानी एसिड को क्या किया, H पॉजिटिव जो प्रोटॉन है उनको ऐड किया है, तो ये मेरे पास क्या हुआ, प्रोटोनेटेड अल्कोहल हुआ। एक तो ये क्वेश्चन हुआ कि हम लोग ये एसिड क्यों यूज करते हैं, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि इस OH को निकालने के लिए हमें क्या किस चीज की जरूरत है, H पॉजिटिव की। क्यों H पॉजिटिव की जरूरत है, बिकॉज जब हम लोग H पॉजिटिव प्रोड्यूस करते हैं या डोनेट करते हैं इस अल्कोहल को, तो अल्कोहल का क्या होगा, ये जो लोन पेयर है फौरन अटैक करते हैं, इसके ऊपर ऑक्सोनियम आयन बनाएगा। अब ऑक्सोनियम आयन क्या है, ये अनस्टेबल है, ये अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करता है, फौरन इस कार्बन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा। तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। जब ये ऑक्सीजन पॉजिटिव इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा तो ये क्या होगा, यहाँ से रिमूव होगा, यहाँ से चले जाएगा। जब ये यहाँ से चले जाएगा तो दो एडवांटेज हमें मिलेगा। एक एडवांटेज तो ये है कि हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से OH को रिमूव किया, जो हमारा क्या है, काम था, नंबर 1। नंबर 2 क्या है, जैसे आपका OH यहाँ से निकलता है तो हमें फौरन क्या मिलेगा, कार्बोकेटाइन मिलेगा। क्यों, ऑक्सीजन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, खींच लेगा। जब इसे इलेक्ट्रॉन्स खींचता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिससे हमें क्या मिलेगा, कार्बोकेटाइंस मिलेगा, जो हमारा क्या है, मकसद है। ये पॉइंट आपने नोट करना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हम लोग क्यों कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करते हैं। अगर मैंने क्या यूज किया स्टूडेंट्स, HCl को यूज किया। HCl तो भी हमें क्या प्रोवाइड करता है, H पॉजिटिव तो प्रोवाइड करता है। स्टूडेंट्स अगर मैंने यहाँ पे HCl यूज किया तो HCl से भी तो हमें क्या मिलता है, H पॉजिटिव मिलता है। हमारा काम किससे है, H पॉजिटिव से है, क्योंकि हमने ऑक्सीजन इसके ऊपर क्या करना है, अटैक करना है। लेकिन हम लोग फिर भी क्या ये जो HCl है इनको यूज नहीं कर सकते बतौर कैटलिस्ट एसिड। क्यों, इसका रीजन क्या है, रीजन ये है कि अगर मैंने HCl को यूज किया तो आपके पास ये जो Cl नेगेटिव है इनका स्मॉलर साइज की वजह से ये जैसा ही प्रोड्यूस होगा तो फौरन अटैक करेगा किसके ऊपर, आपका जो पॉजिटिव कार्बन है उसके ऊपर अटैक करेगा। से जब ये उसके ऊपर अटैक करेगा तो हमारा क्या होगा, जो एलिमिनेशन रिएक्शन है वो क्या होगा, टोटली डिस्ट्रॉय होगा, तो हमें कोई नेट रिजल्ट पर नहीं मिलेगा। अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर Cl नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ पे आपने जो सल्फेट आयन बनाया है, बाइसल्फेट आयन बनाया है, क्या ये इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता है। अब ये इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता है। जो आपके पास हाइड्रोजन सल्फेट है उसका रीजन क्या है, रीजन ये है आपके पास जो हाइड्रोजन सल्फेट आयन है उनका साइज क्या है, बहुत बड़ा है, ये एक बल्कीनेस, इसका साइज क्या है, बहुत बल्की है। क्यों बल्की है, आपके पास यहाँ पे एक हाइड्रोजन, एक सल्फर और 4 ऑक्सीजन एटम क्या है इस हाइड्रोजन सल्फेट के अंदर क्या है, मौजूद है, और यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक क्लोरीन एटम है। तो इसका साइज, बड़े साइज होने की वजह से और वीक बेस होने की वजह से ये क्या करेगा डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास कार्बन जो पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता है। ये पॉइंट आपने क्या करना है, याद रखना है। सी डियर स्टूडेंट्स ये पॉइंट आपने क्या करना है, याद करना है। सी डियर स्टूडेंट्स ये हुआ आपका स्टेप 1, जो हमें क्या बना इसके अंदर, प्रोटीनेटेड अल्कोहल यानी प्रोटीनेशन किया। सेकेंड स्टेप, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये सही है कि हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को क्या करें, डिस्कस करें इसके अंदर। जो मैंने एलिमिनेशन रिएक्शंस का स्टेप 1 किया था अल्काइल हैलाइड के अंदर, वहाँ पे क्या था डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने नोट किया वहाँ पे हमारा जो स्टेप नंबर 1 था वहाँ पे आयोनाइजेशन हो रहा था, यानी फर्स्ट ही स्टेप के अंदर हमारा कार्बोकेटाइंस बन रहा था और वही हमारा स्लो स्टेप था यानी RDS था। ये पॉइंट आपने याद रखना है। इन केस ऑफ अल्कोहल आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो स्लो स्टेप नहीं है, RDS नहीं है, यानी फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटाइंस नहीं है। सबूत आपके सामने है। किस तरह
क्या यहाँ पे कार्बोकैटायंस बन रहा है? नहीं बना है। यहाँ पे कार्बन के ऊपर तो कोई चार्ज, पॉजिटिव चार्ज नहीं बना है। यहाँ पे तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या बना है? पॉजिटिव चार्ज। क्या हमारा काम ऑक्सीजन पॉजिटिव के साथ है या कार्बन पॉजिटिव के साथ? एब्सोल्युटली हमारा काम किसके साथ है? कार्बन पॉजिटिव के साथ है। तो क्या होगा? ये हमारा स्लो स्टेप नहीं है, ये भी क्या है? एक फास्ट स्टेप है। इनको याद रखना है अपने, ये भी क्या है? फास्ट स्टेप है। तो हमारा सेकेंड स्टेप कौन सा होगा स्टूडेंट्स? स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 ये हमारा स्लो स्टेप है, यानी आरडीएस होगा, जिसका नाम क्या है? एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। यहाँ पे आपका प्रोटॉन नॉट प्रोटॉन, एलिमिनेशन ऑफ H2O। ये H2O क्या होगा? अब रिलीज होगा, अपने आप को एलिमिनेट करेगा। तो जब यहाँ से H2O बनेगा तो आप इसको ये नाम भी दे सकते हैं कि ये आपका जो H2O है वो एलिमिनेट होगा। जब H2O यहाँ से एलिमिनेट होगा तो यहाँ पे कार्बोकैटायंस बनेगा। तो आप इस स्टेप को ये नाम भी दे सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायंस, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायंस। स्टेप को आप ये नाम भी दे सकते हैं, सिटीजन्स फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकैटायंस। तो याद रखिए क्या होगा? ये मेरे पास जो ऑक्सोनियम आयन है, क्या है डियर स्टूडेंट्स? जो मेरे पास ऑक्सोनियम आयन है, ये क्या करेगा? या जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, यहाँ से ये बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा। सी डियर स्टूडेंट्स, क्या करेगा? ये ऑक्सीजन इस कार्बन से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा। जब इसे इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा ये ऑक्सीजन, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा और ये बॉन्ड क्या होगा? क्लीव होगा, यानी ब्रेक होगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स? कार्बोकैटायन बनेगा। क्या बना डियर स्टूडेंट्स? कार्बोकैटायन प्लस आपका H2O जो है वो क्या हुआ? एलिमिनेट हुआ। सी डियर स्टूडेंट्स, तो ये क्या है? डिहाइड्रेशन के दौरान, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के दौरान जो H2O बनता है बुनियादी तौर पर, ये वाला जो H2O बनता है वो बुनियादी तौर पर इस स्टेप यानी सेकेंड स्टेप के अंदर क्या करता है? बनता है। सी आपका ये स्टेप जो है ये क्या है? स्लो स्टेप है। आपका स्लो स्टेप कौन सा है डियर स्टूडेंट्स? या आरडीएस रेट डिटरमिनिंग जो स्टेप है वो कौन सा है? सेकेंड स्टेप है। ये पॉइंट आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपका आरडीएस या स्लो स्टेप कौन सा है? सेकेंड स्टेप है। यानी आपका अल्कोहल से OH का नहीं बल्कि H2O का निकलना क्या है? आरडीएस है या स्लो स्टेप है। ये पॉइंट आपने क्या करना है? याद रखना है। सही है। अल्काइल यानी डिहाइड्रो एलोजिनेशन का मैकेनिज्म 2 स्टेप पर कंसिस्ट है, जबकि डिहाइड्रेशन यानी अल्कोहल का जो मैकेनिज्म है वो 3 स्टेप पर मैकेनिज्म कंसिस्ट है। आपका वहाँ पे फर्स्ट स्टेप के अंदर कार्बोकैटायंस बन रहा था और वही आपका स्लो स्टेप यानी आरडीएस था। सी, लेकिन यहाँ पे सेकेंड स्टेप के अंदर आपका कार्बोकैटायंस बनता है और सेकेंड स्टेप आपका स्लो या आरडीएस है। सी डियर स्टूडेंट्स, अब थर्ड स्टेप के अंदर क्या होगा? प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। बहुत ईजी है। थर्ड स्टेप क्या है? बहुत ईजी है डियर स्टूडेंट्स। सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। चलिए डिस्कस करेंगे स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 का नाम क्या है? प्रोडक्ट फॉर्मेशन या फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। सी डियर स्टूडेंट्स, किस तरह होगा? देखिए मेरे पास ये जो कार्बोकैटायंस है, आपके पास जो कार्बोकैटायन CH2 C पॉजिटिव CH3 यहाँ पे CH2 हाइड्रोजन। सी डियर स्टूडेंट्स, ये बीटा कार्बन अभी क्या होगा? बीटा हाइड्रोजन जो है वो एलिमिनेट होगा। आप बीटा हाइड्रोजन यहाँ से भी एलिमिनेट कर सकते हैं, यहाँ से भी एलिमिनेट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो मैं यहाँ से क्या करता हूँ? एलिमिनेट करता हूँ। आपके पास जो बीटा हाइड्रोजन है वो एलिमिनेट होगा। किस तरह एलिमिनेट होगा? देखिए डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास मैंने जो H2SO4 का क्या किया था? आयोनाइज किया था। एक H पॉजिटिव बना था, दूसरा क्या था? हाइड्रोजन सल्फेट आयन। सी डियर स्टूडेंट, ये तो यूज हुआ स्टार्ट में, ये क्या है? रहता है। तो ये जो हाइड्रोजन सल्फेट आयन है आपके पास, मैं इसको क्या करता हूँ? बना रहा हूँ। देखिए ये क्या है? इसका स्ट्रक्चर है। ये आपके पास O नेगेटिव है। अब क्या होगा?
ये जो O नेगेटिव है ये अटैक करेगा इसके ऊपर, यानी अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन के पास, अब हाइड्रोजन फिर क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा यहाँ पे। तो अब इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज किससे ख़त्म होगा, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से। क्यों ये हाइड्रोजन इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, बिकॉज इस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की तरफ से क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मिल रहा है। तो क्या होगा, ये चीज़ बनेगा। से डिफरेंस आपके पास CH3 यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 ये चीज़ बनेगा, और आपके पास H2SO4 जब ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा डिफरेंस, यहाँ से एक्सेप्ट करेगा, तो वापस H2SO4 क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, जो क्या था, कैटलिस्ट था। कैटलिस्ट वापस उसी तरह क्या होगा, जनरेट होगा। तो ये क्या है रिजल्ट्स, ये मैकेनिज्म है अल्कोहल के अंदर। अल्कोहल के अंदर रिएक्शन इस तरह है। तो चलिए अभी डिस्कस करेंगे बाकी जो पॉइंट्स हैं, काइनेटिक्स, सबस्ट्रेट, सेक्सुअल इफेक्ट, उनको क्या करेंगे। तो चलिए गाइस डिस्कस करते हैं ये वाले पार्ट भी, इनको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट जो था हम लोगों ने कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस किया था, डायग्नोस्टिक फीचर्स का। तो अब चले स्टडी करेंगे पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या है, क्या आपके पास देखिए स्टूडेंट्स, काइनेटिक एविडेंस, यानी जो अभी हम लोगों ने इवन रिएक्शंस पढ़ा, तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि इसका काइनेटिक्स क्या है। काइनेटिक्स से मुराद क्या है, बुनियादी तौर पर द स्टडी ऑफ रेट ऑफ द रिएक्शन से डिफरेंस। तो अभी हम पढ़ेंगे कि डिस्कस करेंगे कि जो इवन रिएक्शन है उसका काइनेटिक्स क्या है। तो देखिए डिफरेंस, अभी हमने दोनों एग्जांपल के अंदर ये स्टडी किया, चाहे हमारा अल्काइल हैलाइड का एग्जांपल था या हमारा डिहाइड्रेशन यानी अल्कोहल का एग्जांपल था। तो वहाँ पे क्या था, फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटाइंस का क्या था, स्टेप जो है बन रहा था। तो हमारे पास जो अल्काइल हैलाइड के केस में फर्स्ट स्टेप क्या था, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइंस था, और अभी जो हम लोगों ने अल्कोहल के बारे में पढ़ा वहाँ पे क्या था, सेकेंड स्टेप जो था वो फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटाइंस था। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि हमारे पास जो कार्बोकेटाइंस का फॉर्मेशन था, दोनों के अंदर जो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन का स्टेप्स था, दोनों के अंदर क्या था डिफरेंस, सिर्फ और सिर्फ हमारा अल्काइल हैलाइड या अल्कोहल जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल था, सिर्फ और सिर्फ वो क्या था, इन्वॉल्व था। तो स्लो स्टेप के अंदर चाहे आपका सबस्ट्रेट अल्काइल हैलाइड हो या चाहे आपका सबस्ट्रेट अल्कोहल हो, तो आपके जो स्लो स्टेप है, जो RDS स्टेप है, दोनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या इन्वॉल्व है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, यानी अल्काइल हैलाइड या अल्कोहल आपका क्या है, इन्वॉल्व है। तो चूंकि RDS या स्लो स्टेप के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल क्या है, इन्वॉल्व है, तो इसी वजह से रेट डिटरमिनिंग स्टेप या स्लो स्टेप के अंदर एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व की वजह से इनका काइनेटिक्स क्या है डिफरेंस, 1 है। एक ही मॉलिक्यूल की वजह से हम लोग इस रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर। तो बेसिकली जो हम लोग लिखते थे ई से मुराद एलिमिनेशन, 1 से मुराद क्या है, यूनिमॉलिक्यूलर। यही यूनिमॉलिक्यूलर से मुराद क्या है कि 1 मॉलिक्यूल, यूनिमॉलिक्यूलर यानी 1 मॉलिक्यूल। 1 मॉलिक्यूल क्या है, बुनियादी तौर पर इन्वॉल्व्ड है इन द स्लो स्टेप। तो इसका काइनेटिक्स क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स को ये क्या करता है, इवन रिएक्शंस फॉलो करता है। जबकि हमारा जो E2 का रिएक्शन था वहाँ पे क्या था डिफरेंस, वहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व थे, बेस मॉलिक्यूल भी इन्वॉल्व था और सबस्ट्रेट भी इन्वॉल्व था। सो ये क्यों, बिकॉज बेस मॉलिक्यूल अटैक करता था किसके ऊपर, बीटा हाइड्रोजन के ऊपर ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। तो वहाँ पे क्या था, 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व थे, तो वो क्या था, बाई मॉलिक्यूलर था। स्लो स्टेप के अंदर 2 मॉलिक्यूल्स, एक बेस दूसरा सबस्ट्रेट इन्वॉल्व था। सी वहाँ पे क्या था, अगर हम बेस का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता था तब भी रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता था, इंक्रीज होता था। अगर हम वहाँ पे E2 के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ द अल्काइल हैलाइड का इंक्रीज करते थे तो तब भी रिएक्शंस का रेट क्या होता था, इंक्रीज होता था। अगर हम सबस्ट्रेट और बेस दोनों को इंक्रीज करते थे E2 के अंदर तो क्या होता था, रेट ऑफ द रिएक्शन फोर्थ टाइम क्या होता था, इंक्रीज होता था। लेकिन यहाँ पे ये केस नहीं, यहाँ पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ
सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने से आपका रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगा। अगर आपने कंसंट्रेशन को डिक्रीज किया तो रेट ऑफ द रिएक्शन भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, बिकॉज आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल स्लो स्टेप के अंदर क्या है, इन्वॉल्व है। तो सपोज अगर मेरे पास ये क्या है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, तो हम लोग जानते हैं जैसे हम फर्स्ट स्टेप के अंदर हम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज करते हैं तो कार्बोकेटाइंस बनता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके स्लो स्टेप के अंदर सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, वो कार्बोकेटाइंस को बनाते हैं। तो इसी वजह से आपका जो काइनेटिक्स एविडेंस है वो हमें ये बता रहा है कि आपका जो E1 रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स को फॉलो करता है। सी डिफरेंस। तो यहाँ पे मैं क्या हमने क्या लिखा है कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द अल्काइल एलाइड। यानी अगर मैंने अल्काइल एलाइड का कंसंट्रेशन इंक्रीज किया तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर मैंने ये डिक्रीज किया तो रेट ऑफ द रिएक्शन भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। यहाँ पे डायरेक्टली का क्या है, साइन है। सी डिफरेंस। और यहाँ पे साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हम लोग रिमूव करते हैं और कांस्टेंट के लगाता है। तो ये क्या है, काइनेटिक्स है E1 रिएक्शंस का। थर्ड पिक्चर्स क्या है मेरे पास डियर स्टूडेंट, सॉल्वेंट का क्या रोल है, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। देखिए हमारे पास जो E1 रिएक्शन है, हम यहाँ पे क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को आयोनाइज करते हैं, यानी कार्बोकेटाइंस को क्या करते हैं, बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आयोनाइजेशन का स्टेप इन्वॉल्व है, आयोनाइजेशन का स्टेप यहाँ पे मौजूद है। तो क्या होगा डियर स्टूडेंट, देखिए बुनियादी तौर पर हमारे पास जो कार्बन और एलोजन के बीच में जो बॉन्ड है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कार्बन और ब्रोमीन के बॉन्ड, ये आपके पास कार्बन क्लोरीन बॉन्ड भी हो सकता है, कार्बन ब्रोमीन, कार्बन फ्लोरीन, सी डियर स्टूडेंट्स। तो कार्बन का बॉन्ड है यहाँ पे एलोजन के साथ। अब ये कार्बन और एलोजन के बीच में जो बॉन्ड है ये बुनियादी तौर पर क्या है डियर स्टूडेंट, ये एक पोलर बॉन्ड है। तो हम लोग क्या करते हैं E1 रिएक्शंस के अंदर, हम लोग सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को आयोनाइज करते हैं और ये बॉन्ड बजाते खुद क्या है, पोलर है। तो क्या है, केमिस्ट्री के अंदर एक जनरल उसूल है, उसूल क्या है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब क्या है कि आपका जो पोलर चीज है वो डिसॉल्व होगा पोलर के अंदर, और आपका जो नॉन पोलर चीज है वो डिसॉल्व होगा नॉन पोलर के अंदर। चूंकि यहाँ पे CX बॉन्ड क्या है, पोलर है, तो जरूर अब ये CX बॉन्ड डिसॉल्व होगा किसके अंदर, पोलर के अंदर, बिकॉज पोलर डिसॉल्व पोलर। तो नेचर ऑफ द सॉल्वेंट के अंदर क्या करते हैं, अगर हमने सॉल्वेंट की पोलरिटी को इंक्रीज किया तो रेट ऑफ द रिएक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो कहने का मतलब ये है कि सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट है E1 रिएक्शंस के अंदर, सॉल्वेंट का E1 रिएक्शंस के अंदर ये इफेक्ट है कि आप जितना सॉल्वेंट की पोलरिटी को इंक्रीज करोगे उतना ही आपका रेट ऑफ द रिएक्शंस क्या होगा डियर स्टूडेंट, इंक्रीज होगा, बिकॉज आपके पास ये बॉन्ड क्या है, पोलर है। तो सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट होगा, यही इफेक्ट होगा। जबकि हमारे पास जो E2 रिएक्शंस था वहाँ पे क्या था हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते थे, बुनियादी तौर पर सॉल्वेंट का वहाँ पे हम लोग डिस्कशंस या जिक्र नहीं करते थे। वहाँ पे क्या था, बेस का रोल हमारे लिए क्या था, इम्पोर्टेंट था। सी डियर स्टूडेंट्स, तो ये पॉइंट आपने क्या करना है, याद रखना है, ये इसका पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट क्या है डियर स्टूडेंट्स, सबस्ट्रेट स्ट्रक्चरल इफेक्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबस्ट्रेट स्ट्रक्चरल इफेक्ट से क्या मुराद है, सबस्ट्रेट स्ट्रक्चरल इफेक्ट से मुराद ये है कि आपका जो E1 रिएक्शन है वो किसके अंदर सबसे ज़्यादा होगा, यानी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल मैं अल्काइल एलाइड ले रहा हूँ, तो अल्काइल एलाइड के अंदर क्या ये जो E1 रिएक्शन है ये प्राइमरी के अंदर सबसे ज़्यादा होगा, सेकेंडरी के अंदर सबसे ज़्यादा होगा, या फिर टर्शरी के अंदर। तो अगर हम लोग रेट ऑफ द रिएक्शंस को देख ले A1 के अंदर इन केस ऑफ अल्काइल एलाइड, या अगर आप लोग अल्कोहल को भी डिस्कस करें तो ये रेट ऑफ द रिएक्शन सबसे फास्ट होता है टर्शरी अल्काइल एलाइड के अंदर, यानी 3 डिग्री कार्बन के अंदर सबसे ज़्यादा होगा, फिर सेकेंडरी के अंदर यानी 2 डिग्री के अंदर, और सबसे कम आपका प्राइमरी अल्काइल एलाइड यानी 1 डिग्री अल्काइल एलाइड।
आपका जो प्राइमरी अल्काइल एलाइड है वो बुनियादी तौर पर इवन रिएक्शन से पास नहीं होगा। उसका रीज़न क्या है, रीज़न अभी हम डिस्कस करेंगे। और इसी तरह आपका जो 3 डिग्री जो अल्काइल एलाइड है वो फिर E2 रिएक्शन से पास नहीं होगा। वो किससे पास होगा, आपका रिएक्शंस वो फिर प्राइमरी अल्काइल एलाइड से पास होगा। तो ये पॉइंट आपने याद रखने। रही बात 2 डिग्री कार्बन की या सेकेंडरी अल्काइल एलाइड की, वो जो सेकेंडरी अल्काइल एलाइड है आपका वो डिस्टेंस बुनियादी तौर पर क्या करेगा, E1 से भी पास होता है और E2 से भी पास होता है। अब कब ये E1 से पास होगा और कब ये E2 से पास होगा, ये डिपेंड करता है बुनियादी तौर पर आपके रिएक्शंस के कंडीशंस के ऊपर से। ये पॉइंट आपने याद रखना है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या है, जो 3 डिग्री कार्बोकैटाइंस है या 3 डिग्री जो अल्काइल एलाइड है या टर्शरी अल्काइल एलाइड है या जो टर्शरी अल्कोहल है, वाई वो जो है इवन रिएक्शंस को क्या करता है, फेवर करता है। उसका रीज़न ये है, अभी हमने पढ़ा चाहे अल्कोहल का केस है या अल्काइल एलाइड का केस है, दोनों के अंदर क्या हो रहा था, कार्बोकैटाइंस बन रहे थे स्टूडेंट्स। अब फॉर एग्जांपल स्टेप 1 के अंदर मैंने क्या बनाया, कार्बोकैटाइंस। ये क्या है, ये 3 डिग्री कार्बन का कार्बोकैटाइंस है, ये सेकेंडरी का है और ये प्राइमरी का है। अगर मैं गौर करूं, ये जो पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम है ये स्टेबलाइज होता है बुनियादी तौर पर 3 अल्काइल ग्रुप से की मदद से इन केस ऑफ टर्शरी अल्काइल एलाइड। सही है स्टूडेंट्स, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 आपके पास क्या है, अल्काइल ग्रुप अटैच है। अल्काइल ग्रुप बजाते खुद क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। सी स्टूडेंट्स, तो टर्शरी अल्काइल एलाइड के केस में चूंकि 3 कार्बोकैटाइंस यानी 3 अल्काइल ग्रुप्स क्या है, अटैच है विद दिस कार्बन, ये भी इसको इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, डोनेट करता है, ये भी डोनेट करता है, ये भी डोनेट करता है थ्रू दी इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के तहत ये क्या करता है, ये जो 3 अल्काइल ग्रुप से इस पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, डोनेट करता है। तो ये जब ये 3 अल्काइल ग्रुप इस पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये ज्यादा क्या बनेगा, स्टेबल होगा एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड प्राइमरी वन। क्यों, क्योंकि आपके पास जो सेकेंडरी कार्बोकैटाइंस है यहाँ पे बुनियादी तौर पर 2 अल्काइल ग्रुप्स है आपके पास, ये है और दूसरा ये है, लेकिन ये जो थर्ड है, अब ये यहाँ पे क्या आ रहा है, CH3 के बजाय सेकेंडरी के केस में हाइड्रोजन एटम आ रहा है। हाइड्रोजन एटम जो है वो कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे टू दिस पॉजिटिव कार्बन टू स्टेबलाइज इट, ये इस तरह नहीं है। सी स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, बुनियादी तौर पर यहाँ पे 2 क्या है, अल्काइल ग्रुप है। अब अगर मैं बात करूँ प्राइमरी अल्काइल एलाइड की, ये सबसे ज्यादा क्या है, इनके कार्बोकैटाइंस सबसे कम स्टेबल है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि आपके पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक क्या है, अल्काइल ग्रुप अटैच है और 2 क्या है, हाइड्रोजन एटम अटैच है। इन केस ऑफ टर्शरी यहाँ पे 3 क्या थे, अल्काइल ग्रुप्स अटैच थे। तो ये जो तीनों अल्काइल ग्रुप थे ये इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करता था, स्टेबलाइज करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप है तो ये इस पॉजिटिव चार्ज को इतना ज्यादा स्टेबलाइज नहीं कर सकता है एज दीज 3 स्टेबलाइज द पॉजिटिविटी ऑफ दिस कार्बन। स्टूडेंट्स, तो ये रही बात। और दूसरा जो हम लोग कह रहे थे कि जो कार्बोकैटाइंस का रीअरेंजमेंट था वो भी बुनियादी तौर पर इसी वजह से है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने E1 का क्या लिया डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह हमने स्टडी किया था एग्जांपल 1 के अंदर, कि फॉर एग्जांपल आपके पास अगर प्राइमरी कार्बोकैटाइंस है तो वो क्या करेगा, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए अगर उसके पास ये अपॉर्चुनिटी, ये चांस मौजूद हो कि वो अपने आप को कन्वर्ट करे सेकेंडरी के अंदर, तो ये फौरन क्या करेगा, कार्बोकैटाइंस अपने आप को कन्वर्ट करेगा इन सेकेंडरी। और सेकेंडरी के अंदर अगर उनके पास ये अपॉर्चुनिटी और चांस मौजूद हो तो फिर वो क्या करेगा स्टूडेंट्स, अपने आप को मजीद स्टेबलाइज करने के लिए वो क्या करेगा, टर्शरी में कन्वर्ट होगा। तो इसी वजह से, इस पॉइंट की वजह से जो कार्बोकैटाइंस का रीअरेंजमेंट है वो क्या है, जरूरी है। स्टूडेंट्स, तो ये पॉइंट आपने क्या करना है, याद रखना है। से अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, ये 2, 3, 4 ये 5th पॉइंट बन रहा है। स्टूडेंट्स, 5th बन रहा है। से नेचर ऑफ द बेस, नेचर ऑफ द बेस से क्या मुराद है कि आपका जो E1 रिएक्शंस है
इसके अंदर हम लोग जो बेस यूज़ करते हैं वो कैसा होना चाहिए, ये पॉइंट याद रखिए। हमारा जो E2 रिएक्शंस था वहाँ पे सबसे पहले जो बेस मॉलिक्यूल था वो अटैक करता था किसके ऊपर, ऑन दी बीटा हाइड्रोजन एटम। तो वहाँ पे E2 के लिए हमें क्या करना चाहिए था, एक स्ट्रॉन्ग बेस की ज़रूरत होता था वहाँ पे। क्यों, E2 के अंदर बेस क्या करता है, एक अटैक करता है ऑन दी पॉजिटिव या ऑन दी बीटा हाइड्रोजन ऑफ द बीटा कार्बन से। लेकिन यहाँ पे चूंकि फर्स्ट स्टेप के अंदर बेस का कोई रोल नहीं है, तो यहाँ पे बुनियादी तौर पर बेस का कोई रोल नहीं है, क्योंकि वो आपका जो RDS है या रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है वहाँ पे ये इन्वॉल्व नहीं है। तो इस रिएक्शंस यानी E1 के अंदर हम लोग बुनियादी तौर पर अमूमन क्या यूज़ करते हैं डिफरेंट, वीक बेस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास जैसे मिथाइल अल्कोहल है, आपके पास लाइक H2O है या इथाइल अल्कोहल है, इस तरह जो वीक बेसिस हैं उनको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ये पॉइंट याद रखना है। और सबसे लास्ट जो 6 पॉइंट है वो एपेक्स टेम्परेचर है। देखिए टेम्परेचर का जो असर है वो E1 के ऊपर भी होता है और E2 के ऊपर भी होता है, बिकॉज हमारे पास जो एलिमिनेशन रिएक्शन है वो बुनियादी तौर पर इंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा कि ये क्यों इंडोथर्मिक है, बिकॉज हमारे पास दो सिग्मा बॉन्ड्स क्या हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं, उनके ब्रेकिंग से हमें क्या मिलता है, एक पाई बॉन्ड मिलता है। सी डिफरेंस। तो चूंकि सिग्मा बॉन्ड्स क्या है, स्टेबल है एज कम्पेयर टू पाई बॉन्ड, तो हम लोग क्या करते हैं, बुनियादी तौर पर स्टेबिलिटी से जाते हैं टुवर्ड्स अनस्टेबिलिटी। अनस्टेबिलिटी से ये मुराद नहीं है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो अनस्टेबल है, मतलब यहाँ पे मैं कंपैरिजन करता हूँ सिग्मा और पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ की, चूंकि द स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रोंगर एज कम्पेयर टू पाई बॉन्ड। तो हमारे पास रिएक्टेंट क्या है, सिग्मा बॉन्ड वाले हैं, जबकि प्रोडक्ट पाई बॉन्ड है। तो जाहिर सी बात है ये क्या है, स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं। तो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से हीट यानी टेम्परेचर देते हैं रिएक्शंस को। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि आपके पास जो टेम्परेचर के रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका रिएक्शंस E1 हो या चाहे आपका रिएक्शन E2 है, बल्कि आपका जो टेम्परेचर है वो बुनियादी तौर पर E1 रिएक्शंस को क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है फ्रॉम दी SN1 रिएक्शंस। डियर स्टूडेंट, ये पॉइंट नोट करें कि आपके पास जो E1 और SN1 रिएक्शन है वो एग्जैक्टली सेम है, उनके अंदर थोड़ा सा फर्क है। जो फर्क है वो क्या है, वो बुनियादी तौर पर टेम्परेचर का है। किस तरह टेम्परेचर क्या है, फॉर एग्जांपल आपके पास OH नेगेटिव जो है, क्या है डिस्टेंस, OH नेगेटिव, ये कब बेस होगा या और ये कब न्यूक्लियोफाइल होगा। फॉर एग्जांपल आपका चाहे E1 रिएक्शन हो या चाहे आपका SN1 रिएक्शन हो, दोनों के अंदर जो आपका फर्स्ट स्टेप है वो बेसिकली बुनियादी तौर पर फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटाइंस है। ये पॉइंट याद रखिए। सी डियर स्टूडेंट, क्या है, फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटाइंस है। सी डियर स्टूडेंट्स, तो क्या होगा जब आपने पहले स्टेप के अंदर कार्बोकेटाइंस को जनरेट किया, सी डियर स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, अगर आपने क्या किया, बेस यूज किया यानी OH नेगेटिव, अगर आपने क्या किया एज अ बेस, आपने OH नेगेटिव एज अ बेस यूज किया, या कहने का मतलब है कि अगर आपने रिएक्शंस को टेम्परेचर दिया था, तो क्या होगा फिर डियर स्टूडेंट्स, टेम्परेचर देने से ये जो OH नेगेटिव है ये अटैक करेगा इस हाइड्रोजन के ऊपर। अगर OH नेगेटिव ने इस बीटा हाइड्रोजन के ऊपर क्या किया, अटैक किया, और ऊपर से आपने टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर क्या दिया है, रिएक्शन को दिया है, तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, बुनियादी तौर पर आपका एलिमिनेशन रिएक्शन यानी E1 रिएक्शन होगा। अगर आपका टेम्परेचर लो टेम्परेचर है और OH नेगेटिव ने अटैक किया इस कार्बन के ऊपर, पार्शियल नॉट पार्शियल, फॉर्मल पॉजिटिव जो चार्ज है कार्बन के ऊपर, अगर आपका NU ने अटैक किया इसके साथ आकर अटैच हुआ और टेम्परेचर क्या हो, लो हो, तो आपके पास फिर कौन सा रिएक्शन होगा, SN1 रिएक्शन होगा। सी डियर स्टूडेंट,
ये आपका OH पर डिपेंड करेगा। अगर OH ने इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक किया और टेम्परेचर हाई था तो आपके पास क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। अगर OH नेगेटिव ने अटैक किया इस पॉजिटिव चार्ज ऑफ द कार्बन के ऊपर और टेम्परेचर लो था तो ये कौन सा रिएक्शन होगा, SN1 रिएक्शन होगा। अगर हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर के बीच में रेंज ले लो तो क्या होगा, आपके पास एक ऐसा रिएक्शन होगा जिसके अंदर E1 यानी एलिमिनेशन रिएक्शन भी होगा और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी होगा, दोनों एट अ टाइम होगा। एक का जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर होगा, दूसरे का लेजर होगा। ये फिर आपका कंडीशंस के ऊपर क्या करेगा, टेम्परेचर क्या आप देते हो रिएक्शंस को, ज़्यादा टेम्परेचर देते हो, कम देते हो, ये फिर उसके ऊपर क्या करेगा रिजल्ट्स, डिपेंड करेगा। तो ये क्या है, ये बुनियादी तौर पर पॉइंट्स है रिलेटेड टू दी E1 रिएक्शंस। तो आप लोग ये पॉइंट क्या करें स्टूडेंट्स, इनको नोट करें। अभी यहाँ पे हम लोग लेक्चर को क्या करते हैं, वाइंड अप करते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूंगा, उसके बाद हम लेक्चर को क्या करेंगे, वाइंड अप करेंगे। सी स्टूडेंट्स वो चीज़ क्या है, आप लोग देखें इसको, ये जो अभी मैं ड्रा करने वाला हूँ सी स्टूडेंट्स, जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो बुनियादी तौर पर इस क्वेश्चन के ऊपर होगा। किस क्वेश्चन के ऊपर, देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपके पास सपोज मैं एक अल्काइल हैलाइड ले रहा हूँ, CH, यहाँ पे H में ले रहा हूँ, सी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, CH, चलिए यहाँ पे मैं ब्रोमीन ले रहा हूँ, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे मैं H ले रहा हूँ। सी डियर स्टूडेंट्स देखिए मेरे पास क्या है, एक मॉलिक्यूल है अल्काइल हैलाइड का। सी डियर स्टूडेंट्स आप लोग गौर करें, ये मेरे पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। सी डियर स्टूडेंट ये क्या है मेरे पास, फंक्शनल ग्रुप है। अब फंक्शनल ग्रुप के साथ ये डायरेक्ट अटैच जो कार्बन है, दिस इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। ये मेरे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, अल्फा कार्बन। आपके पास ये क्या है, डायरेक्ट अटैच अल्फा के साथ, तो ये बीटा कार्बन होगा। सी डियर स्टूडेंट्स और ये भी मेरे पास क्या है, बीटा कार्बन है, क्योंकि ये भी अल्फा कार्बन के साथ डायरेक्ट क्या है, अटैच है। अब आपके पास ये क्या है, ये भी बीटा हाइड्रोजन है, ये भी बीटा हाइड्रोजन है। अगर मैं कहूँ कि इसके अंदर आप लोग क्या करें, एलिमिनेशन रिएक्शंस को पास आउट करें, अभी आप क्या करोगे डियर स्टूडेंट्स, आप तो अल्फा कार्बन से ब्रोमीन एटम को एक क्या करोगे, हटाओगे। सी है डियर स्टूडेंट, ये पॉइंट तो सी है, लेकिन अभी मैं ये क्वेश्चन करूंगा कि आप बीटा हाइड्रोजन किस कार्बन से आप हटाओगे, क्या आप बीटा हाइड्रोजन इस बीटा कार्बन से हटाओगे या इससे, किस से आप हटाओगे, या कौन सा सही होगा। अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन एटम को हटाऊं, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाऊं, या यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं इन दोनों को क्या करूं, हटाऊं, तो मेरे पास एक प्रोडक्ट तो ये बनेगा डियर स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल ये क्या है, CH3, सी डियर स्टूडेंट्स CH, यहाँ पे क्या है H, यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट्स CH, यहाँ से मैं ब्रोमीन हटा रहा हूँ और ये हाइड्रोजन हटा रहा हूँ, तो क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स, देखिए मेरे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड बने। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि मेरे पास मैंने एक डबल बॉन्ड यहाँ पे बनाया, एक ये प्रोडक्ट बना। दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, देखिए इस दफ़ा मैं क्या कर रहा हूँ, इस हाइड्रोजन एटम को हटा रहा हूँ, ब्रोमीन के साथ ये हाइड्रोजन, ये बीटा हाइड्रोजन को क्या कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ। तो क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स, CH3, CH डबल बॉन्ड CH, ये वाला CH डियर स्टूडेंट्स ये, अब क्या होगा डियर स्टूडेंट्स CH, और यहाँ पे ये CH2 यानी ये होगा। सी डियर स्टूडेंट्स तो मेरे पास बुनियादी तौर पर कितने प्रोडक्ट्स बनते हैं, अगर मैं क्या करूं, यहाँ से हाइड्रोजन एटम को रिमूव करूं तो मेरे पास फिर बुनियादी तौर पर ये प्रोडक्ट बनेगा। अगर मैंने यहाँ से हाइड्रोजन एटम को रिमूव किया तो मेरे पास फिर वो वाला प्रोडक्ट बनेगा। यानी इस तरह अगर आपके पास बीटा कार्बन या बीटा हाइड्रोजन की दो तरह के पोजीशन पॉसिबल हो, प्रीवियस जितने भी एग्जांपल थे, चाहे मेरा E2 रिएक्शंस के हवाले से थे या E1 के हवाले से थे, वहाँ पे मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा था।
लेकिन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक ऐसा पोजीशन क्रिएट कर रहा हूँ जहाँ पे हाइड्रोजन के निकालने के एक से ज़्यादा चांसेस हो, जिस तरह यहाँ पे 2 चांसेस हैं। तो आपके पास अगर इस तरह सिचुएशन आ जाए तो जहाँ पे 2 से ज़्यादा यानी एक से ज़्यादा बीटा हाइड्रोजन एटम की निकालने की चांसेस हो, तो आपने फिर अगर आपके पास 2 से ज़्यादा निकालने की चांसेस हो जिस तरह यहाँ पे, तो आपने दोनों जगहों से क्या करना है, निकालना है। सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं निकालना है। आपने इस तरह नहीं करना है कि इन दो को निकाल कर आप सिर्फ वो प्रोडक्ट बनाए, बल्कि आप इसको भी क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो ये क्या है, बुनियादी तौर पर ये मेरे पास सिडजब्स प्रोडक्ट है डियर स्टूडेंट्स, क्या है, सिडजब्स प्रोडक्ट है। और दूसरा मेरे पास क्या है, हॉफमैन प्रोडक्ट है, हॉफमैन प्रोडक्ट। अब सिडजब प्रोडक्ट्स क्या है, हॉफमैन प्रोडक्ट्स क्या है, ये हमारा क्या है, जो कमिंग लेक्चर्स हैं उसी के अंदर इंशाल्लाह हम फिर क्या करेंगे, इनको डिस्कस करेंगे कि सिडजब्स रूल्स क्या है और हॉफमैन्स रूल क्या है, क्यों 2 प्रोडक्ट्स बनते हैं, और फिर हम देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सा जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा क्या है, स्टेबल है। तो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसी सिडजब्स और हॉफमैन्स रूल्स के लिए इंशाल्लाह। तो मिलेंगे इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।